हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एडिटोरियल करेंगे जो लास्ट वीक के जो हमारे एडिटोरियल रहते थे। बाकी हमने करंट अफेयर का मोस्ट जो पोर्शन था वो लास्ट वीक कवर किया। ठीक है, तो कल हमारी जो डेली न्यूज़ डिस्कशन है वो कल रिज्यूम होगी और उसके अंदर हम जो संडे मंडे और ट्यूसडे के तीनों के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं और उनका हक भी है कि जी हम एक मैंने कमेंट भी देखा था तो उसने स्टूडेंट ने पूछा था कि हम इन डेप्थ जो थिंकिंग लेवल कैसे डेवलप करें, सेकंड के एडिटोरियल को कैसे कवर करना। देखो दो अप्रोच होती हैं। एक अप्रोच होती है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉलो करते हैं, एडिटोरियल लिया हर रोज का और उसके अंदर जो भी है डेटा वगैरह जो भी आ रहा है वो हमने उसमें अपनी नोटबुक के अंदर नोट किया और वो स्टार्ट करते हैं काम ऐसा। लेकिन ये अप्रोच बहुत रिस्की रहती है क्योंकि जैसा अगर अभी आप यूपीएससी का एग्जाम देखो तो उस हिसाब से ये अप्रोच इतनी वो नहीं है कि हाँ आपको यूपीएससी ने मतलब डायरेक्टली वैसे क्वेश्चन पूछ ले। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राज्यसभा का क्रिटिसिज्म एडिटोरियल के अंदर काफी ज्यादा था लेकिन उन्होंने उसकी पॉजिटिव साइड पूछ ली। ठीक है, दूसरी बात के यहाँ पे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी नहीं होती इतनी, क्योंकि आपने जो डेटा आ रहा है वहां पे जो भी लिखा है वहां पे उसको आप पढ़ रहे हो तो उससे ऐसा नहीं है कि आपके बेसिक कंसेप्ट वगैरह सारे क्लियर हो जाए। तीसरी बात करते हैं हम कि अब अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो एक एडिटोरियल अगर न्यूज़पेपर के अंदर कुछ आया, ठीक है, जैसे ईरान न्यूक्लियर डील आज जिसके बारे में हम करेंगे डिस्कस, तो ईरान वाला आया टॉपिक। ठीक है जी, अब इट मीन्स कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो कंटेंट वहां पे आए वही इंपॉर्टेंट है, कुछ और पूछा नहीं जा सकता। ठीक है जी, तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इसके अंदर। ठीक है, इन डेप्थ जब आप थिंकिंग के बारे में सोचते हो, जैसे ये वर्ड है इन डेप्थ, अब देखो या तो आप एडिटोरियल अगर ये वाला फॉर्मेट अपना रहे हो तो आपके जो ऑप्शनल के अंदर अच्छे खासे मार्क्स आ गए तो सिलेक्शन के चांसेस है। लेकिन ये एक सिर्फ एक आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाना, और क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर कुछ नहीं पता कि कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा क्या रहेगा, या जो कई बार होता है कि हमने 2-3 टॉपिक छोड़ दिए वही आगे है ना, इतनी भी अच्छी किस्मत होती है कई बार, तो वहां पे आप फंस जाओगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम हर वीक के अराउंड 4 to 5 टॉपिक उठाएंगे, 4 to 5। ठीक है, 4 to 5 को हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और साथ साथ में आपको मैं बताता भी जाऊंगा कि जो थिंकिंग पैटर्न है आपका वो कैसे इंप्रूव होगा और कैसे कैसे हम सोच सकते हैं। ठीक, बड़ा इजी है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कुछ कि आपको, और सेकंड के कोई भी रट्टा नहीं मारेगा। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है कि आपने रट लिया कि ये आ गया वो आ गया ऐसा लिख देंगे। वहां पे क्या होता है, जब न्यूज़पेपर के अंदर कुछ आया आपने उसको रट्टा मार दिया, आपने वही लिखा, बहुत सारे बच्चे वही लिखेंगे तो सेम कंटेंट और उसके अंदर मार्क्स वैसे ही कम हो जाते हैं। ठीक है, सभी जब ज्यादातर बच्चों को होता है तो आपने क्या करना है, उसको सोचने का तरीका हमने सीखना है कि कैसे सोचते हैं। दूसरी बात, बहुत ही कम पर्सपेक्टिव हैं, इतने ज्यादा नहीं है, जो अगर आपको पता है तो आप किसी भी टॉपिक के बारे में सोच सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा टारगेट ये है कि हमने 150 टॉपिक इन डेप्थ फुली एनालिसिस के साथ करने हैं बिफोर योर मेंस। ठीक है, अगर 4-5 हम करें तो आई थिंक 20 भी हो गए एक मंथ के, तो 7 मंथ लगेंगे। ठीक है जी, 7 मंथ के अंदर हमारा हो जाएगा। अगर जैसे इस साल जो मेंस है उससे कोशिश करेंगे इसको और इंक्रीज कर देंगे, जब प्री और मेंस के बीच में टाइम मिलेगा तो नंबर ऑफ टॉपिक और उठा लेंगे। अगर आपने ये 150 रिलीजियसली कर लिए, आपके नोट्स के अंदर हैं और आपने बिल्कुल अच्छे से किए हैं, उसके बाद हार्डली कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आप आंसर नहीं दे सकते। तो यहीं से आंसर निकलेंगे सभी, क्योंकि अगर 150 टॉपिक को आपने बार बार इन डेप्थ के तरीके से कर लिया तो आपका एक एटीट्यूड ही बंदे का अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसी बेसिस के ऊपर हम सारा ये डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना, बस आपने ये 150 टॉपिक का टारगेट रखना है, 150 टॉपिक इन डेप्थ हमने करने हैं। अगर आप न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो तो न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है कि 3 महीने अगर आपने इन डेप्थ वहां पे आर्टिकल सारे कर लिए, उसके बाद रिपीटिशन होता रहता है। जैसे ईरान डील है, ये बहुत बार ये 2015 से चल रहा है न्यूज के अंदर, हर साल आता है न्यूज के अंदर हर साल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, 3 महीने बाद रिपीटिशन इंक्रीज होती रहती है, उसके बाद आपका न्यूज़पेपर पढ़ने को भी नहीं दिल करेगा। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। वाइटल बट डेलिकेट टास्क ऑफ रिवाइविंग ईरान डील।
ये न्यूज़ के अंदर था। तो इसको हम थोड़ा सा पहले आपको बेसिक बताता हूँ। पहले बेसिक हम मतलब ये इशू कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या है इसके अंदर। देखो, अगर मैं बोलूँ, हमने यूरेनियम की बात करूँ, यूरेनियम 235 हमें चाहिए। पहले हम ओर से निकालते हैं, है ना, जो उसका रॉ है, रॉ से हम क्या करते हैं, यूरेनियम 235 निकालते हैं। पहले आप एक ये आपको प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर नॉर्मली ओर के अंदर जो यूरेनियम 235 है वो लेस देन 1% होता है, ठीक है जी, पता चल गया। मान लो आपने अब इस यूरेनियम से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज करना है, तो आपको कितना चाहिए। अगर आप बोलोगे न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करूं, वहां पे आपने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, वहां पे आपको यूरेनियम अराउंड 3 to 4% और 5% चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। अगर इसको और कॉन्सेंट्रेट करना है मेडिकल पर्पज के लिए, बहुत सारी कीमोथेरेपी वगैरह और बहुत सारे जो मेडिकल जो रेडियो एक्टिविटी वहां पे यूज होता है, रेडियो एक्टिव मटीरियल, तो उसको मेडिकल पर्पज के लिए तो आपको चाहिए 20%। अगर आपने इसका बॉम्ब बनाना है, ठीक है जी, न्यूक्लियर वेपन बनाना है या कुछ ऐसा कुछ करना है, तो आपको यूरेनियम 235 चाहिए 90%, ठीक है। ये हमें समझ आ गया इतना कि इतना इतना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर मान लो आपके पास 1% तो मिल रहा है आपको रॉ से, ठीक है, अब इसको हमने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है, 3 to 4% कैसे लेके जाना है। बात यहां पे आती है, जो ईरान की न्यूक्लियर डील का जो कंसेप्ट है यहां से राइज होता है। देखो, एक चीज होती है सेंट्रीफ्यूज, ऐसे हम डायग्राम बना लेते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज, ठीक है जी। सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, ये रोटेट करता है ऐसे अंदर से। मान लो इसके अंदर हमने यूरेनियम ओर डाल दी, वो है अराउंड 1%, ठीक है जी। इसके अंदर यूरेनियम 235 कितना है, 1%। अब ये रोटेट करेगा और क्या होगा, दूसरा मटेरियल अलग होता जाएगा और यूरेनियम 235 अलग होता जाएगा। मतलब अगर मैं एक दो सेंट्रीफ्यूज को कुछ समय के लिए चलाऊं, तो इट मीन्स के यहाँ पे जो अब दूसरा वेस्ट अलग हो रहा है, तो यूरेनियम 235 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे मोर देन 1% हो जाएगी, थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि बाकी मटेरियल जैसे जैसे कम होता जाएगा, यूरेनियम 235 तो उतना ही है, तो उसकी जो परसेंटेज इंक्रीज होती जाएगी। जैसे मैं बोलूं 20 आउट ऑफ 100, आप बोलोगे 20%। अगर मैं यहां से बाकी को कम कर दूं 20 आउट ऑफ 50%, 50, ये तो कम हो गया 50, ये तो 20 का 20 सेम है, तो यहां पे इसकी जो परसेंटेज बढ़ गई। तो अब अगर मान लो बहुत सारे मैं सेंट्रीफ्यूज ऐसे लगा दूं लाइन में, ठीक है, बहुत सारे सेंट्रीफ्यूज में लगा दूं, तो इट मीन्स कि विद द टाइम चलते चलते यूरेनियम 20% तक भी आ जाएगा, यूरेनियम 90% तक भी पहुंच जाएगा। यहाँ पे आके बंदा बॉम्ब बना सकता है, उसका वेपन बना सकता है, न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज कर सकता है उसको, हाई कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो चलो अब हम न्यूक्लियर डील के बारे में बात करते हैं, यूरेनियम की। ओके, ठीक है जी। तो पहले बात करते हैं कि 1950 के अराउंड, ठीक है जी, 1950 के अराउंड जो यूएस जो है वो ईरान की हेल्प करता है, किसके लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, कि भाई एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए वो बड़ी हेल्प करता है उसकी। तो ईरान भी बड़ा खुश है यहाँ पे। अब क्या होता है कि एक साइड पे बनती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब ये एजेंसी क्या कहती है, ये एजेंसी कहती है कि आपने न्यूक्लियर मटेरियल जो भी है उसको हमने पीसफुली यूज करना है, और इसके, ठीक है जी, और बाकी कंट्री के अंदर ये विजिलेंट रहती है। जैसे मान लो कोई कंट्री, मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आप पिछली स्लाइड के ऊपर जाओगे, ये वाला, अगर मान लो कोई कंट्री यहाँ पे 3 to 5% यूज करती है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बना रही है, 20 तक भी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बना रही है ना, अपना मेडिकल के लिए। लेकिन मान लो अगर कोई कंट्री सीक्रेटली इसको 90% पे लेगी, तो इट मीन्स कि अब ये न्यूक्लियर वेपन के लिए इसके पास मटेरियल है, और ये न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकती है किसी और कंट्री के लिए जो पूरी यूनिवर्स को थ्रेट है। तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो देखती है कि कोई कंट्री सीक्रेटली कहीं यहाँ पे 90% तक तो नहीं पहुंच रही,
ठीक है, ओके। तो ये कंसेप्ट हमें समझ आ गया, तो हम यहाँ पे वापस आते हैं। अब ये हो गया, उसके बाद अब कोल्ड वॉर भी चल रही है। कोल्ड वॉर के अंदर बहुत सारा, जो आपको पता है, मिसाइल बनाई रशिया यूएस, है ना, तो बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ था। वहाँ पे एक एनपीटी बनती है अराउंड 1968 के पास, ठीक है। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये एक ट्रीटी होती है, ठीक है। इसके अंदर भी यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ। अब इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है उसको हम पीसफुली यूज करना है, ठीक है। पीसफुली मतलब कि आप न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूज करो खुश होके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर बम नहीं किसी ने बनाना। इसके अंदर एक मैकेनिज्म डाला जाता है जिसका नाम है सेफ गार्ड मैकेनिज्म। सेफ गार्ड मैकेनिज्म जिसको अप्लाई करता है IEA। मतलब एनपीटी के अंदर एक मैकेनिज्म डाल दिया सेफ गार्ड मैकेनिज्म, जो देखेगा कि कोई कंट्री इसको ज्यादा बढ़ा तो नहीं रही, ठीक है। अब इसकी इंस्पेक्शन कौन करता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी करती है, समझे। तो आपने ये याद रखना है, ये एनपीटी के अंदर डाला गया है, और इसकी इंस्पेक्शन करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कंट्री मान लो अपना एनपीटी की मेंबर है, ठीक है, जैसे ईरान वाज एमपीटी मेंबर एट दैट टाइम, वहां पे मेंबर थी उसकी। तो अब ईरान जब एनपीटी की मेंबर है, इसका मतलब कि ईरान जो भी न्यूक्लियर मटेरियल बनाएगा, अगर उसको सेंट्रीफ्यूज से इंक्रीज करता गया, तो वहां पे जो उसको निगरानी और उसकी देखरेख कौन करेगा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये इस कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो एनपीटी के और भी इशू है, क्या क्या, इंडिया क्यों नहीं इसका मेंबर है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो फ्लो टूट जाएगा हमारा सारा, ठीक है। तो एनपीटी का केस क्लियर हो गया। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ने उसको न्यूक्लियर वेपन ग्रेड तक उसकी जो एनरिचमेंट थी, एनरिचमेंट बोलते हैं कि यूरेनियम की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना, वो इंक्रीज करता गया। अब यहाँ पे आता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और ये देखता है उसको कि यार ये तो गलत है ना, कि भाई तू एनपीटी का मेंबर है तू, और ये सारा प्रोविजन तूने रखी थी हमने कि भाई कुछ गलत नहीं करना, और तू फिर भी नहीं मान रहा। तो क्या होता है कि भाई यहाँ फिर आता है यूएस इसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है। सैंक्शन मतलब यूएस एक बोलता है कि भाई जो भी ईरान से कोई भी कुछ बात करेगा, मतलब ट्रेड करेगा, बात तो नहीं ट्रेड करेगा, ठीक है, कोई और कंट्री मान लो ट्रेड करेगी, उसके साथ यूएस भी नहीं ट्रेड करेगा। तो बहुत सारी कंट्री फिर साइड पे हट गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब ईरान से जो ऑयल है वो भी लेना कंट्रीज कम कर देंगी ईरान से, है ना। तो जब होगा तो फिर क्या होगा? इकोनॉमी जो बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज कर जाएगी ईरान की, और बहुत ज्यादा पॉवर्टी और ये सारे इशू आ गए वहां पे उस टाइम पे ईरान पे। अब ईरान बोलता है कि भाई कुछ ना कुछ तो निकालो। तो वहां पे एक एग्रीमेंट होता है 2015 के अंदर, जिसका नाम है JCPOA, POA। इसको भी आगे डिटेल में देखेंगे। तो JCPOA एग्रीमेंट होता है, तो उसके अंदर क्या बोलते हैं ये कि ठीक है, इस एग्रीमेंट के थ्रू तूने जितनी एनरिचमेंट की है उसको कम कर, जो बहुत ही न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको भी डिक्रीज कर, न्यूक्लियर मटेरियल का क्वांटिटी को भी डिक्रीज कर, और तू उसके अंदर ये भी बोला जाता है कि जो सेंट्रीफ्यूज का नंबर है, जो मैंने बताया जो एनरिचमेंट के लिए यूज किया जाता है, उसको भी डिक्रीज कर। अब ईरान यहाँ पे मान जाता है, तो काम चल जाता है, ठीक है। उसी टाइम पे क्या होता है कि वहां पे जो यूएस के अंदर वो ऐसा एक प्रेसिडेंट आता है जिसका नाम आप सभी को पता है कि उसका नाम क्या था? वो सरफिरा प्रेसिडेंट था ट्रंप। ट्रंप को मतलब इसके आप देखो एनालिसिस करते हैं हम, हर एक चीज का कोशिश करते हैं रीजन देना, क्या होता है इसके पीछे रीजन, लेकिन ये ट्रंप का कोई एक्शन का कोई रीजन नहीं हम दे सकते, ठीक है, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता क्या रीजन है। तो ट्रंप ये कहता है कि नहीं, मैं ईरान से ये जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल करता हूं। अब ईरान कहता है यार मैं क्या करूं? तो फिर यूरोप की 3 कंट्रीज, ठीक है जी, 3 कंट्रीज आती हैं, वो ईरान के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती हैं, एक मैकेनिज्म साइन करती हैं, इंस्टेक्स। ये एक बार्टर सिस्टम है। ये क्या है? एक बार्टर सिस्टम।
मतलब ये बोलते हैं कि हम तेरे से ऑयल भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। अब यूएस का ट्रम्प तो मान नहीं रहा, उन्होंने बोला कि ट्रम्प को बोला भी उन कंट्री ने कि भाई ये गलत है कि कंट्री पहले ही बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो अपना पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, इकोनॉमी नीचे जा रही है ना। तो ट्रम्प क्या तो मानता नहीं वो। तो वो 3 कंट्री कौन कौन सी हैं आगे वो भी डिटेल में देखेंगे। तो वो क्या करती हैं, वो एक अलग से उसके साथ एग्रीमेंट कर लेती है कि ठीक है ऑयल वगैरह लेंगे लेकिन हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। अब क्या होता है कि ये जो हमने इंस्टेक्स किया, ठीक है जी, अब ये इतना ज्यादा आगे कुछ बात बनती नहीं, चलता ही नहीं है। तो ईरान को क्या होता है कि यार ये तो मतलब जो इन्होंने सिस्टम सेटअप किया था वो भी नहीं चला रहे हैं, तो पहले दोबारा सैंक्शन भी लगा दिया ट्रंप ने, आगे दोबारा पहले वाले पे चला गया। तो अब ये ईरान कहता है कि जो मर्जी कर लो, अब हम क्या करेंगे, हम अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल को एनरिचमेंट स्टार्ट कर देते हैं ईरान पूरा। ठीक है जी। तो ये है अभी जो ये आर्टिकल है कि अभी जो बाइडन आए हैं, ठीक है जी, तो उनको ये है कि ये थोड़ा उसको रिवाइव करेंगे, उस एग्रीमेंट को रिवाइव करेंगे। ये है पूरा कंसेप्ट। एक और बात है कि जो ट्रंप ने ऐसा किया उसके पीछे एक रीजन मैं आपको दे भी देता हूं, चलो, कि जो आपको पता है कि अगर मैं बात करूं यूएस की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूएस की बात करते हैं, अगर मतलब आपने आईआर करना है तो ये 2-3 बातें याद रखना। यूएस रशिया, यूएस चाइना, यहाँ पे एशिया में इंडिया है, वेस्ट एशिया के अंदर सऊदी अरेबिया एंड ईरान, ठीक है, और यहाँ पे एक और लिखना है तो इजराइल लिख लो, ठीक है। होता क्या है कि यूएस और रशिया के आपस में राइवलरी है, ये इनकी बनती नहीं है कोल्ड वॉर के टाइम से। यूएस और चाइना की भी नहीं बनती, ठीक है जी, क्योंकि यूएस अभी जो रिसेंटली ट्रेड सैंक्शन वगैरह बहुत एक दूसरे के ऊपर लगाए गए, क्योंकि ट्रंप ने जब जीता था उसने क्या रीजन दिया था मैंने कि मैं क्यों आ रहा हूं, उसने ही बोला था कि मैं जो एम्प्लॉयमेंट है वो यूएस के ही लोगों को दूंगा। तो उसका मतलब क्या है कि अगर एम्प्लॉयमेंट देगा, और दूसरा उसका टारगेट था कि चाइना का जो इतना इंपोर्ट बढ़ रहा है उसको हम कम कर देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ट्रेड सैंक्शन लगा दिए, ट्रेड जो रिस्ट्रिक्शन इंक्रीज कर दी है ना, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी, ताकि वो जो मटेरियल है जो वहाँ से सोर्स आ रहा है वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाए। मतलब उसका मतलब क्या होता है, मान लो अगर यूएस में एक प्रोडक्ट का 10 रुपये रेट है और चाइना से आ रहा था 8 रुपये, 2 रुपये ड्यूटी लगती थी और वो भी 10 रुपये हो जाता था, तो यूएस के अंदर कंपटीशन रहता था। अब इन्होंने अगर 2 की जगह मान लो 5 कर दिया, तो अब वही प्रोडक्ट चाइना का 13 रुपये है, तो यहाँ पे कहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, WTO के अंदर भी हैं। तो अब यहाँ पे ये देखो कि यूएस और रशिया की राइवलरी है, बात नहीं बनती, यूएस और चाइना की है। यहाँ पे अगर मैं वेस्ट एशिया के अंदर जाऊं तो सऊदी अरेबिया जो सुन्नी पॉपुलेशन डोमिनेटेड है, ईरान के अंदर शिया डोमिनेटेड है। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर ईरान शिया मतलब जो सऊदी अरेबिया ये बोलता है कि ईरान ने उसकी रिफाइनरीज के ऊपर अटैक किया था, ठीक है जी। तो अब मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब ध्यान से सुनना, इंडिया को क्या करना पड़ेगा। अब एशिया के अंदर ये है चाइना और इंडिया दोनों, ठीक है जी। अब इंडिया भी बहुत ज्यादा ग्रो एशिया को डोमिनेट करना चाहता है, चाइना भी करना चाहता है। यूएस की चाइना से लगती है, इसलिए यूएस इंडिया को सपोर्ट करता है इस काम में। अगर मान लो इंडिया रशिया से ज्यादा रिलेशन बनाता है तो यूएस को थोड़ा बुरा लगता है। अगर मान लो इंडिया यूएस से अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर यूएस से ज्यादा बढ़ा दिया रिलेशन, तो रशिया को बुरा लगता है। और रशिया उस टाइम पे क्या करता है, पाकिस्तान की को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान और इंडिया की लगती है आपस में तो इंडिया का बुरा लगता है, समझे। तो चाइना भी अगर आप देखो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है यहाँ से, ठीक है जी। तो इंडिया एक प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं कि प्रेशर बढ़ाया जाए, ठीक है जी, क्योंकि पाकिस्तान से भी हमारा जो इतना जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है ड्यू टू टेररिज्म। यहाँ पे सऊदी अरेबिया के साथ यूएस की बनती है, ईरान के साथ नहीं बनती। इंडिया चाहता है कि ईरान से पेट्रोल और मतलब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करें, लेकिन सऊदी अरेबिया की ईरान से लगती है। तो अगर मान लो अब यूएस ने
ईरान के ऊपर, इसी कारण से यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है ना, रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि कोई इसे ट्रेड नहीं करेगा। अब इंडिया ऑयल इंपोर्ट करेगा मान लो यहाँ पे ईरान से, तो जब ऑयल इंपोर्ट करेगा तो वहां पे जो यूएस से साथ रिलेशन में खराब होगा। थोड़ा सा इंडिया को यूएस क्या करता है, कई बार थोड़ा सा इंडिया को रिलीव भी करता है, थोड़ी सी एग्जेम्पशन भी देता है ऐसा कम करने के लिए, दी भी थी रिसेंटली, लेकिन ओवरऑल वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये अगर आपने समझ लिया कि ऐसा, तो 4-5 पॉइंट लिखने होते हैं अपने मेंस के आंसर में, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह घूमना है। अगर मान लो यूपीएससी ये पूछ लेती है इंडिया और रशिया का रिलेशन बताओ, तो आप बोलोगे कि इंडिया और रशिया का रिलेशन और यूएस का रिलेशन मेंटेन करना है। रशिया जो पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता है, तो हमें ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है जी, तो ये सारे कंसेप्ट के थ्रू आपने इसको घुमाना है। ठीक है, अगर मान लो आपको पूछा था इंडिया और यूएस का, तो वही बात घुमानी है कि रशिया के साथ मेंटेन रखना है, और यूएस इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इंडियन ओशियन के लिए। चाइना डोमिनेट कर रहा है, चाइना को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। पाकिस्तान को भी यूएस कभी कभी रिस्ट्रिक्शन लगाता है, वो भी इंडिया को खुश करने के लिए, तो वही वो भी यहाँ पे एंगल आ गया। दूसरा आप ये बोल सकते हैं कोई अगर हमने सऊदी अरेबिया से ऑयल इंपोर्ट करना है वहाँ पे, तो यहाँ पे यूएस से रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए और सऊदी अरेबिया से अच्छा मेंटेन रहेगा। दूसरी बात कि अगर ईरान है, ईरान की इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसी एंगल से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो आपको समझ आ गया कि कैसे वो वहां पे सेंट्रीफ्यूज हुआ और उसकी इनरिचमेंट हुई और बाद में एग्रीमेंट हुआ, वो फिर ट्रंप ने तोड़ दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा न्यूक्लियर इनरिचमेंट का। ओके, अब बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये आपको प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यूएन की एजेंसी है, पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब इंटरनेशनल कोई भी एजेंसी में पढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं अगर यूएन की है या नहीं है। ठीक है जी, तो ये सेटअप हुई थी एटम फॉर पीस। मैंने ये बता दिया कि पीस के लिए हमने न्यूक्लियर मटेरियल यूज करना था। तो ये रिपोर्ट किसको करती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे। हेडक्वार्टर है वाइना ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है, ये क्योंकि हम करते हैं क्योंकि ये एडिटोरियल एनालिसिस की है। एनपीटी बता रही है अपने 1968 के अंदर बनी। एनपीटी का काम क्या था कि न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसको पीसफुली यूज करना। इसके 3 एलिमेंट है, नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट, पीसफुली यूज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल और एनर्जी। न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मेंस में आंसर आ सकता है। इसने एक डेट दी कि जनवरी, ठीक है जी, 1967 से पहले जो भी कंट्री थी जिन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल और डिवाइसेस हैं जिनके पास, वो सारी होंगी न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर स्टेट्स। तो यहाँ पे न्यूक्लियर स्टेट जो P5 जो परमानेंट 5 हैं, यानी कि यूएस, रशिया, चाइना, देन फ्रांस और यूके, 5। ठीक है जी, यही परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी, यूएनएससी। इसको भी हम अभी देखते हैं। तो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, ये तो होगी न्यूक्लियर स्टेट्स। अब ये बोलता है इसके बाद जो भी बनेगी वो नॉन न्यूक्लियर है। तो इंडिया ने जो पहला जो टेस्ट किया था 1974, देन 1998, तो ये डेट तो 1967 से बाद में आ गई। अब इंडिया ज्वाइन करेगा, अगर मान लो अब न्यूक्लियर स्टेट है इंडिया, अब इंडिया कहता है अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, यहाँ पे न्यूक्लियर स्टेट की डेफिनेशन क्या है, 1967 से पहले वाली। तो अब इंडिया कहता है अगर मैंने ज्वाइन किया तो ये बोलेंगे तू नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, तो इंडिया को एज ए नॉन न्यूक्लियर स्टेट इसके अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा, और इसीलिए इंडिया इसको ज्वाइन नहीं कर रहा। ठीक है जी, उसके बाद करते हैं नॉन प्रोलिफरेशन। ठीक है, वहां पे क्या है, नॉट रिसीव न्यूक्लियर वेपन वगैरह किसी को देने नहीं है। जो न्यूक्लियर है वो उसने नॉन न्यूक्लियर को नहीं देने, और जो नॉन न्यूक्लियर है वो तो नॉन न्यूक्लियर पहले ही है। ठीक है जी, देन जो नॉन न्यूक्लियर जो वेपन स्टेट्स हैं, है ना, उनको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफ गार्ड को मानना पड़ेगा। दे हैव टू एक्सेप्ट। ये एग्जाम इस साल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आया था कि सेफ गार्ड मैकेनिज्म के बारे में, कि हम जो बाहर से इंपोर्ट करें वो एक अलग टॉपिक के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे। जब इंडिया का न्यूक्लियर जो मटेरियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे भी ये आएगा। ठीक है, मतलब आपका ये कि जब अब अगर नॉन न्यूक्लियर स्टेट उसको एनपीटी को ज्वाइन करेगी तो वो किसके अंदर आ जाएगी, अपना IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफ गार्ड के अंदर।
मतलब अगर ये कुछ ना कुछ फिर वो इनरिचमेंट करेगी तो वहां पे पता चल जाएगा उनको। तो ये आपने पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इस बार क्वेश्चन भी आया, जो इंडिया बाहर से न्यूक्लियर मटेरियल को इंपोर्ट करता है उसको इंडिया एग्री कर गया कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर आएगा, लेकिन वो अलग है, एनएसजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। तीसरा है डिसआर्मामेंट, पार्टीज मस्ट परस्यू नेगोशिएशन, कि हमने अल्टीमेटली जो कंट्रीज हैं, है ना, जो, तो उन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल को जो वेपन्स बनते हैं उसको छोड़ना है। अब इंडिया ये भी कहता है कि भाई तूने कोई अपना डेफिनेट कोई डेट नहीं दी इसके अंदर कि जिसके डेट पे छोड़ना है, इसलिए इंडिया इसको भी क्रिटिसाइज करता है। इंडिया ये भी क्रिटिसाइज करता है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है न्यूक्लियर वेपन स्टेट और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के। P5 को तो आपने मान लिया न्यूक्लियर स्टेट है, दूसरी को मान ही रहे, है ना। तो ये भी है, ये 3-4 पॉइंट बताया इंडिया के। पीसफुल यूज करना है, ये मैंने बता दिया। मेंबर देखो इसके जो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत प्री के लिए आपका, ठीक है। मेंबर कौन कौन से, साउथ सुडान, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, ये नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने ज्वाइन किया था, उसके बाद 2003 के अंदर उसने विड्रॉ भी कर लिया, ठीक है। तो एनपीटी के अंदर, लेकिन अभी इसका कोई भी ऐसा क्लियर डेफिनेट लीगल ओपिनियन नहीं है कि, क्योंकि नॉर्थ कोरिया तो यही बोलता है कि मैंने क्विट कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन वहां पे कोई वो बोलते हैं कि 3 मंथ का कुछ आपको देना पड़ता है नोटिस, तो उसके ऊपर इशू है, अभी इसका लीगल ओपिनियन क्लियर नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बता दिया स्टार्टिंग के अंदर के 1950s के अंदर शाह ऑफ ईरान टेक्निकल असिस्टेंट मिला यूएसए, तो ये आपको याद नहीं करना, बस जो मैंने बताया आपको वही रखना याद, ठीक है। ये इसलिए लिखा कि आप कहीं बाद में भूल गए तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। उसके बाद एटम फॉर पीस आ गया, इंक्रीज एनरिचमेंट। अब जेसी हुआ जो 2015 के अंदर बाद में हुआ, ईरान और P5, ठीक है, +1। चाइना, फ्रांस, जर्मनी एक और है इसके अंदर जिन्होंने एग्रीमेंट किया था, जो मैंने बताया था कि एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। रशिया, यूके एंड यूएस, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन। तो ये मेंबर के नाम है। जो इसके अंदर क्या था मैंने ऑलरेडी बता दिया, P5+1, ठीक है। यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, जर्मनी। अब इस डील को किसने कैंसिल किया था? इस डील को ट्रंप ने कैंसिल किया था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था जरूर मैं एक बार बताऊंगा, लेकिन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी साथ में बता देता हूँ। अगर आपने जैसे मेंस के अंदर कोई क्वेश्चन आ गया तो वहां पे एक आधा पॉइंट आप याद कर लेना उसके अंदर कोड करने के लिए कि इस एग्रीमेंट के अंदर क्या हुआ था। आपको एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इतना लिखना कि ये इनरिचमेंट को डिक्रीज करना, सेंट्रीफ्यूज को डिक्रीज करना, ऐसे भी लिख सकते हो। स्टॉकपाइल जो यूरेनियम का था वो 300 kg ले गए, इतना चाहिए, है ना, बाय 2031, लेकिन ये एग्रीमेंट तो पहले खत्म हो गया, ठीक है। नो एनरिचमेंट विल बी परमिटेड, फोर्डो जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पे एनरिचमेंट नहीं होगी, सेंट्रीफ्यूज का नंबर कम करना है, ये सारी फैसिलिटी थी। ये सिर्फ इसलिए है कि अपने मेंस के अंदर आपने कुछ, अगर आपको एक पॉइंट आधा पॉइंट एक्स्ट्रा जो मार्क चाहिए तो ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि यूरोपियन 3 कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी एंड यूके, इन्होंने इंस्टेक्स जो बार्टर सिस्टम था वो स्टार्ट किया था, लेकिन उसके अंदर कुछ हुआ नहीं। 2019 के अंदर मैंने बता दिया आपको फेल टू मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो ईरान ने मैक्सिमम रेजिस्टेंस, जो अभी न्यूज़पेपर के अंदर जो आर्टिकल था कि ईरान पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ये क्या था, एक्सीडिंग द सीलिंग। अब ये 300 kg की सीलिंग थी, अभी इसने उसको एक्सीड बढ़ा दिया, ठीक है। एनरिचमेंट लेवल 3.67 था, उसके अंदर रखा गया, तो अब 4.5% हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि रेस्टोरेशन, मतलब उस डील को अगर रीस्टोर करते हैं, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो रीस्टोर हो जाती है तो आपने ये प्रोविजन थोड़ा चेंज हुआ तो वो हम करेंगे, अदरवाइज इसको अगर सेम रही तो इसको याद कर लेना। दूसरी बात है रोड ब्लॉक। अब देखो जो बाइडन आया है वो बोलते हैं कि अगर रेस्टोरेशन होगी तो यहाँ पे जो बाइडन का क्या जो रिस्टोर कर दे, अगर मान लो उसको जेसी पुआ को, तो वहां पे क्या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके लिए क्या क्या जो रोड ब्लॉक्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। एक तो मैंने आपको बता दी कि सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान, है ना। तो जो सऊदी अरेबिया के अंदर सुन्नी पॉपुलेशन है, ठीक है, ईरान के अंदर जो शिया पॉपुलेशन है, तो ये मेजर चैलेंज है। क्योंकि अगर मान लो ईरान को रिस्टोर कर देता है, क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर सऊदी अरेबिया डोमिनेट करना चाहता है। अगर आपको लास्ट क्लास याद होगी तो ओपेक के बारे में हमने किया था, तो ओपेक के अंदर भी सऊदी अरेबिया की डोमिनेंस है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मान लो ईरान को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, एग्रीमेंट हो जाता है, अभी तो सैंक्शन लगा हुआ है, कंट्रीज ऑयल नहीं इंपोर्ट कर रही है ना, कुछ ट्रेड नहीं हो रहा, तो अगर मान लो ये रीस्टोर होता है तो इट मीन्स के अभी सऊदी अरेबिया हो सकता है उसे यूएस के साथ रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, तो ये एक बड़ा चैलेंज है यूएस के लिए। दूसरा क्या है, ईरान गॉन टू फार। अभी ईरान ने बहुत ज्यादा, जो पहले रिस्ट्रिक्शन थी ईरान कम कर रहा था उस टाइम पे ईरान की कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, नहीं तो वो तो ट्रंप ने गलती कर दी। लेकिन अभी अगर आप ईरान को दोबारा फिर वहां पे, अभी ईरान ने फिर अपने इनरिचमेंट लेवल सब कुछ इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो अभी फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, दोबारा उसको लेके आना उसी पॉइंट पे। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, अब देखो इंडिया का एंगल करते हैं। यहाँ पे अगर आप मैप देखो, ये वाला, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे टेररिज्म इंक्रीज रहता है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ से चाइना जो है एक रोड बना रहा है, सी पैक, ठीक है जी, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है उसका, है ना, वन बेल्ट वन रोड वाला कंसेप्ट के हमने चाइना ये बोल रहा है कि मैं सभी एरिया को लिंक करूंगा, यहाँ से पाकिस्तान से लेके वो अफ्रीका तक भी जाएगा, यूरोप तक भी जाएगा, तो सभी कंट्री के साथ लिंक करेंगे, रोड वगैरह बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, ट्रेड इंक्रीज होगा। आपको ये भी पता है कि जो चाइना बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि वहां पे एक लो कॉस्ट मटीरियल है, दूसरा वहां पे एक्सप्लॉयटेशन है, लेबर लॉज इतने है नहीं, तो वहां बहुत टाइम पे काम करते हैं और लो लेवल वेजेस है, ठीक है। तो ये सारे इश्यू से उसकी जो कारण से उसका जो मटेरियल है वो बहुत ही चीप प्राइसेस के ऊपर आता है, तो वहां पे अगर ये रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बन जाए तो उस इट मीन्स के अब चाइना को एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो ये इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। अब चाइना यहाँ पे रोड भी बना रहा है, ये ग्वादर पोर्ट के अंदर भी चाइना का रोल है, तो ये चाबहार पोर्ट है, ये इंडिया डेवलप कर रहा है, इसके साथ इंडिया रोड बना के वगैरह पूरा अफगानिस्तान तक पहुंचेगा। मतलब इंडिया का ये है, अब पहले एक यहाँ से गैस पाइपलाइन आनी थी, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान बीच में है तो वो नहीं आई, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है वहां पे माहौल, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन खराब हुआ तो डर है कि गैस लाइन, वो बाद में इतनी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रिपेयर किया तो पॉसिबिलिटी रहती है कि भाई सप्लाई रोक दी जाए, तो इंडिया ने अभी दूसरा रास्ता निकाला कि चाबहार पोर्ट को डेवलप करके अफगानिस्तान से ऊपर हम सेंट्रल एशिया कंट्रीज और यूरोप के अंदर चले जाएं, तो यहां से हमारा जो यूरोप के साथ ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए ईरान की इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। दूसरा, ये ग्वादर पोर्ट के अंदर अपना चाइना है, यहाँ पे इंडिया, ठीक है, तो इंडिया के लिए कॉम्पिटिटिव एज है। तीसरा ये है कि अफगानिस्तान के अंदर भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगी तो बढ़िया है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अभी आपको पता था पहले तालिबान वगैरह थे, ठीक है, अभी इनके साथ एग्रीमेंट हो गया यूएस का, यूएस मिलिट्री फोर्सेस बहुत थी अफगानिस्तान के अंदर, तो अब वो जा रही वापस, तो अफगानिस्तान खाली हो गया आपका। अगर अफगानिस्तान खाली हो गया तो यहाँ पे तालिबान है, तालिबान की सपोर्ट जो टेररिज्म को है ना, तो पाकिस्तान तालिबान की सपोर्ट से इंडिया के जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब कर सकता है, ये याद रखना। तो इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर पीस रहे, तो ईरान के साथ रिलेशन बनाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ इतना रिलेशन हम बना के क्या करेंगे, है ना, वो तो खराब हो जाता है, जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाता है। तो ये सारे आपको एंगल इस एरिया के पता होने चाहिए कि क्या क्या एंगल है, ठीक है जी। अब इम्पैक्ट ऑन इंडिया देखते हैं। मान लो ये एग्रीमेंट रिस्टोर हो गया, इट मीन्स के जो ईरान के ऊपर सैंक्शन है वो हट जाएंगे, उसको एग्रीमेंट के थ्रू न्यूक्लियर मटेरियल को अपना वो कम करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब ये है कि अब ईरान से बाकी कंट्री ट्रेड कर सकती है, तो इट मीन्स कि ईरान से इंडिया ऑयल इंपोर्ट करेगा अच्छा खासा, ईरान के साथ इंडिया चाबहार पोर्ट के थ्रू वहाँ पे जो सेंट्रल एशिया और यूरोप के अंदर जा सकता है, तो इंडिया के लिए बढ़िया है। इंडिया, मैंने ये भी बता दिया, चाइना का जो चाइना प्रेजेंस है ग्वादर पोर्ट के अंदर, यहाँ पे मैंने बताया था अभी, है ना, तो उसको भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्योंकि इंडिया की प्रेजेंस भी साथ में ही रहेगी, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी, अब यूएस ये एक एग्रीमेंट, ये सैंक्शन लगाता है जिसका नाम है काटसा, ठीक है, कि कोई भी कंपनी वगैरह दूसरी कंट्री की वहां पे उससे ट्रेड नहीं करेगी, जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया उसी का एंगल है। तो काटसा लगने से इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो हो गया था ईरान से, ठीक है, तो अब ये भी हट जाएगा और इंडिया ऑयल इंपोर्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये एंगल आपने याद रखने हैं,
ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड एक और आर्टिकल था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर। अब ये एंगल क्या है, जो सेकंड हमारा टॉपिक है, ठीक है आज का, तो आपको ईरान वाला एंगल आ गया समझ पूरा। जब हम विद द टाइम और भी एक दो वेस्ट एशिया के टॉपिक करेंगे तो आपको पूरा वेस्ट एशिया का जो सिनेरियो है वो क्लियर हो जाएगा क्या चल रहा है। आपको सिर्फ 10-12 पॉइंट चाहिए होते हैं जो आईआर के अंदर लिखने के लिए कि किस कंट्री का रिलेशन किसके साथ कैसा है और क्या क्या डिमांड के ऊपर वो रिलेशन रहता है। बस उससे आपका पूरा जो आईआर है उसका कोई भी आंसर लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं एफएटीएफ क्या है। अब देखो बहुत सारी कंट्री जैसे पाकिस्तान भी है, ठीक है, टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। पहले ये दो चीजें समझो, ठीक है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है कि आपने मनी को लॉन्डर करना, धोना, ठीक है। तो मतलब ब्लैक मनी को हमने व्हाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। ये कैसे, बैंक के थ्रू भी हो जाता है कि थोड़े थोड़े पैसे आपने दिए बैंक को, है ना, विद इन लिमिट, तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो बहुत सारे लोगों से, जैसे मान लो किसी एक के पास पैसा है, उसने 10 लोगों के थ्रू फॉरेन कंट्री में भेज दिए जो एक लिमिट है उससे नीचे नीचे, या किसी बैंक के अंदर थोड़े थोड़े करके जो वो भेज दिए। जैसे अपना डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने थोड़ी लिमिट रखी थी, इससे ऊपर पैसे जमा करवाए तो वो सारा केवाईसी वगैरह जो भी नॉर्म्स थे, है ना, इनकम टैक्स का, वो सारा डिटेल गवर्नमेंट देखती थी कि जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसे जमा करवाए। तो बहुत लोगों ने क्या किया, एक बंदा है उसने 100 बंदे के जो जनधन योजना अकाउंट थे तो उसके अंदर थोड़े थोड़े पैसे करके सभी के अंदर खातों में डलवा दिए, और उसके बाद जब वो बैंक के अंदर जमा हो गया और बाद में निकलवा लिए। तो ये सारा जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का चक्कर और भी होता है। जैसे मान लो आपने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, है ना, तो रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो भी आपका चैनल रहता है। तो ये सारे डिफरेंट मनी लॉन्ड्रिंग के जो चीजें हैं, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू बहुत ज्यादा पैसा टेररिज्म को, टेररिस्ट एक्टिविटीज को फाइनेंस होता है। पता चल गया हमें कि भाई टेररिज्म इंक्रीज हो रहा है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो वो थी टेररिस्ट को फाइनेंस करना। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो टेररिज्म को डायरेक्टली फाइनेंस करती हैं। ये भी कम करना होगा अगर हमने वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी लानी है ना, अगर पीसफुल हमें रहना है तो ये सारा बंद करना होगा। थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं कि इस्लामिक स्टेट के अंदर जब सीरिया के अंदर थी, ठीक है जी, सीरिया इराक के अंदर जो प्रेजेंस थी, तो वहां पे उन्होंने क्या किया था। अब वर्ल्ड ने उस टाइम पे, अब ये इतने टाइम से कैसे सरवाइव कर गई, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लो हम फाइनेंस रोक दें कि कोई भी इनको पैसा नहीं देगा तो हो सकता है हम उसको कर्ब कर दें। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ऑयल फील्ड थी वहां पे उसके अंदर उसको कैप्चर कर लिया। तो ये ऑयल बहुत ही अपना चीप प्राइस के ऊपर बाकियों को देते थे और पैसा इनके पास आता था, तभी ये सर्वाइव करके लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा जोर लगाया, ठीक है जी। तो दो इशू है, मनी लॉन्ड्रिंग का और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का। अब इसको कर्ब करना है, ठीक है जी। अब जो कंट्री मान लो इसको नहीं कर्ब करेगी, ठीक है, जैसे आपकी पाकिस्तान है, तो उसको एक लिस्ट के अंदर डाला जाता है, या वो ग्रे लिस्ट हो सकती है या वो ब्लैक लिस्ट हो सकती है। ग्रे लिस्ट के अंदर ऐसा डाला जाता है उसको कि भाई हाँ, तूने ये जो हमने पॉइंट दिए थे उसको तूने कम नहीं किया टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, तो ये पॉइंट तूने दे दिए कि ये कमियां हैं तो इसको इंप्रूव कर, ठीक है जी। अगर नहीं करती, वो उसको फुलफिल नहीं करती, जैसे मान लो उसने बोल दिया कि भाई जितने टेररिस्ट हैं जो यूनाइटेड नेशन ने भी बोला जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन की हुई है, उनके ऊपर एक्शन लो। मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत सारा पैसा हो रहा है जो टेररिस्ट के पास जा रहा है, उसको कम करो, ठीक है। तो ये सारे इशू बोले गए कि भाई आपने करने हैं। अगर कंट्री मान लो नहीं करे तो उसको उठा के ग्रे लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। ग्रे लिस्ट मतलब एक वार्निंग लिस्ट है, ठीक है जी। वार्निंग देते हैं कि बेटा अगर काम ये नहीं किया तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। अब बुरा क्या होगा ये भी हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया। अगर सपोज करो वो ग्रे लिस्ट के बाद भी नहीं सुधरा तो उसको बाद में क्या करते हैं, उसको बाद में ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास एक ग्रे लिस्ट होगी, दूसरी होगी ब्लैक लिस्ट। ये यहाँ पे वार्निंग लिस्ट है, वार्निंग दे दी, नहीं सुधरा तो ब्लैक लिस्ट के अंदर। अब इसका होता इम्पैक्ट क्या है, जो कंट्री ग्रे लिस्ट के अंदर आती है
उसको अगर मान लो IMF है ना, वर्ल्ड बैंक है, वहां से लोन नहीं मिलता है, वो लोन कम कर देते हैं क्योंकि पहले वो ग्रे लिस्ट के अंदर है। ठीक है जी। तो उसके साथ जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी इतना ट्रेड के अंदर श्योरिटी नहीं लेते क्योंकि उनको पता है कि ये कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर मान लो किसी और कंट्री से उसने फाइनेंस बॉन्ड के थ्रू पैसा भी लेना है तो वो भी पैसा नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये कंट्री ग्रे लिस्ट के अंदर है और हो सकता है कि ये टेररिस्ट को पैसा फाइनेंस करे। जैसे बहुत सारे एलिगेशन है कि पाकिस्तान जो टेररिस्ट को फाइनेंस करता है ना, ताकि इंडिया के अंदर अटैक कर सके। तो ये रहा। तो अगर मान लो नहीं है तो फिर उसके बाद ब्लैक लिस्ट के अंदर चल जाता है। ब्लैक लिस्ट भी के अंदर भी सैंक्शन वही रहते हैं लेकिन थोड़े हार्ड रहते हैं कि अभी तूने कुछ भी नहीं करना। ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली पाकिस्तान जो काफी टाइम से ग्रे लिस्ट के अंदर है, तो कंट्री चाहती है कि इसको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इसको भी जब ग्रे लिस्ट के अंदर था तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा इन्होंने बोला कि ये तुम्हारे एग्रीमेंट जो कंडीशंस हैं इनको फुलफिल कर, और पाकिस्तान ने काफी हद तक किया भी, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ। अभी इसको आगे की टाइम दे दिया कि इस टाइम लिमिट तक, प्रोबेबली जून तक अगर तूने नहीं किया तो फिर दोबारा मीटिंग होगी FATF की। ठीक है। तो वहां पे देखेंगे कि अगर तूने नहीं फुलफिल किया तो तुझे उठा के कहां पे रखेंगे? ब्लैक लिस्ट के अंदर। तो ये सारा इसका जो निचोड़ था। ठीक है। तो अब क्विकली हम देख लेते हैं कि जो FATF क्या है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है। G7 समिट से टाइम पे बनी है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि G7 क्या, क्योंकि इस साल UPSC ने G20 के मेंबर पूछे थे, मेंबर के नाम पूछ लिए थे। तो G7 है। सेक्रेटरीट कहाँ पे लोकेटेड है? OECD के, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, पेरिस के अंदर। 2 पॉइंट हमने याद कर लिए। 37 मेंबर है। ठीक है। 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम पता होना चाहिए। एक तो यूरोपियन कमीशन है एंड देन GCC। ठीक है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, ये वाली बस। उसके बाद आपको कंट्री के नाम जो इंडिया के आसपास हैं, जैसे चाइना है, इंडिया तो है ही है। ठीक है जी। न्यूजीलैंड है, जापान है, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, ये मेन कंट्री के आपको नाम पता होने चाहिए। अब बात आती है पाकिस्तान क्या मेंबर है? इसका नहीं है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया G7 कंट्री के। जल्दी से प्री पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। पहली बात तो आपने एक वर्ड याद रखना है, इंटर गवर्नमेंटल है। वो बोलेगा NGO है या कुछ है, नहीं, इंटर गवर्नमेंटल है। ठीक है। ये इस पॉइंट को, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी वगैरह के लिए काम करता है। जो कॉमन गोल है G7 कंट्रीज के, उनके जो कॉमन गोल है उसके बारे में डिस्कशन करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसका कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है जी। और ना ही इसका फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, लवारिस है। ठीक है। ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, क्या ये बाइंडिंग है? नहीं, बाइंडिंग नहीं है, बस बात करते हैं और देखते हैं हिसाब किताब। तो G7 के मेंबर के नाम देख लो। फ्रांस है, इटली, जर्मनी, UK, जापान, US, कनाडा। पहले G8 थी, लेकिन जो क्रीमियन रीजन यूक्रेन के अंदर जो रशिया के पास है, तो रशिया ने वहां पे उसको ऑक्यूपाई, एनेक्सेशन कर लिया था, अंदर घुस गया था वहां पे। तो वर्ल्ड ने क्रिटिसाइज किया था और G7 से इसको निकाल दिया था। ये हमने याद रखना है। तो G8 से, सॉरी, अब G7 है। ठीक है जी। तो ये हमारा G7 का प्रीलिम पर्सपेक्टिव हो गया। अब बात करते हैं FATF की, जो मैंने अभी आपको इतनी डिस्कशन डिटेल के अंदर बताई उसके बारे में। 1990 के अंदर 40 रिकमेंडेशन दी थी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कैसे कर्ब करना है, जो मैंने अभी बताया ना आपको, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बारे में। तो वहां पे जो पहले इसको 40 रिकमेंडेशन दी गई। ठीक है जी। उसके बाद 2004 के अंदर 9 स्पेशल रिकमेंडेशन दी गई टेररिस्ट, जो टेररिस्ट को फाइनेंस, एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ATF, तो वो रिकमेंडेशन दी गई। तो अभी ये कितनी बन गई? 40+9 रिकमेंडेशन। ये भी हो सकता है आपको UPSC ऐसा पूछ ले, 40+9 रिकमेंडेशन वाज सीन रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है। वहां पे आपको ऐसा भी आ सकता है, FATF का नाम भी आ सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के रिलेटेड जो है, या ऐसा बोल देंगे कि ये एनवायरनमेंट के लिए है। तो वहां पे आपको देखना है कि क्या सही है। तो ये आंसर इसका आएगा। ग्रे लिस्ट का मैंने बता दिया।
कंसिडर सेफ हेवन सपोर्टिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग, है ना, उन कंट्री को डाला जाता है जो टेररिस्ट को फाइनेंस कर रही हैं। ठीक है, ये एक लिस्ट कौन सी क्या समझते हैं, वार्निंग लिस्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब इंक्रीज मॉनिटरिंग, इसमें वर्ड यूज किया, मतलब जो कंट्री इसके अंदर आएगी उस इट मीन्स कि उसकी जो मॉनिटरिंग है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, वो इंक्रीज हो जाएगी। हायर रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग, फॉर्मली कमिटेड, है ना, ये सारा मैंने आपको बता दिया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड ये वो सारा उसके अंदर रहेगा। अब चलते हैं ग्रे लिस्ट के अंदर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। अराउंड 19 कंट्रीज हैं, ये देख लेना, कभी 18 हो जाती हैं कभी 19 हो जाती हैं। तो जब आप एग्जाम से पहले, अब जैसे जून के अंदर आई थिंक होगी इनकी जो मीटिंग, तो वहां पे कोई और कंट्री इसके अंदर आती है नहीं आती हम देख लेंगे। ठीक है, आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ब्लैक लिस्ट के अंदर 2 कंट्रीज हैं, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक लिस्ट कंट्रीज को नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज NCCT भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, NCCT कौन सी कंट्रीज है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज। ठीक है जी, ये ऐसा हो सकता है वो बोलेगा जो जिन्होंने NDC को फॉलो नहीं किया, है ना, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो हमने लास्ट वीक जो हमने क्लासेस ली हैं डेली न्यूज डिस्कशन की, उसके अंदर बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है जो कोविड के अंदर जिन्होंने काम नहीं किया कंट्रीज, ठीक है, जो वो हो सकती हैं या कुछ भी। ठीक है, ऐसी कंट्रीज के नाम, या जो ऐसी कंट्रीज जो टेररिस्ट को जो फाइनेंसिंग है उसको कर्ब नहीं कर पा रही, तो उनके नाम। तो ऐसा आपको ऑप्शन में आ सकता है कुछ भी। ठीक है जी, अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पहले भी 2 बार जा चुका है यहाँ पे ग्रे लिस्ट के अंदर, तो इसके लिए कुछ नया नहीं है, इसलिए एक तो फील भी नहीं होता इसको। तो पाकिस्तान को जो प्रीवियसली जो अभी जो जून 2018 के अंदर इसको डाला गया दोबारा ग्रे लिस्ट के अंदर। तो हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये पूछ लिया कि अगर एक बार कंट्री ग्रे लिस्ट के अंदर चलेगी तो वो दोबारा अपना परमानेंटली ग्रे लिस्ट के अंदर रहती है। नहीं, गलत है वो स्टेटमेंट, तो ध्यान रखना। तो 27 पॉइंट एक्शन पॉइंट प्लान इसको दिया गया, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उनको कुछ ना कुछ बताते हैं कि आपने ये काम करना है। ठीक है जी, अभी उसके 3 पॉइंट और रहते हैं इसके अंदर, जैसे जो अभी पार्शियली उसने एड्रेस किए हैं, पूरा कंप्लीटली उसको माना नहीं है। ठीक है, रिमेनिंग टास्क क्या है, जैसे टेरर फाइनेंसिंग वगैरह, इम्प्लीमेंटेशन फाइनेंशियल सैंक्शन ऑन ऑल टेररिस्ट, है ना, तो टेररिस्ट को फाइनेंस हो रहा है उसको भी वो कर्ब नहीं कर पा रहा। ठीक है जी, तो ये सारा जैसे लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, अलकायदा वगैरह ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, तो उनको जो उनका फाइनेंस है उसको कर्ब करने के लिए जो इसके ऊपर सैंक्शन जो कंडीशन लगाई थी, जो इसको रिकमेंडेशन दी थी कि ये काम करने, अभी वो उसने कंप्लीट नहीं किए। ठीक है जी, तो UNSC का नाम आया यहाँ पे कि जो डेजिग्नेट किए थे इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। ठीक है जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, अभी जो नए स्टूडेंट होंगे उनको, जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं दिया उनको पता नहीं होगा। UN के अंदर जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उनमें से एक है। 5 बाकी कौन कौन से हैं, जनरल असेंबली है, UNGA जिसको बोलते हैं, ऐसे ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोसॉक है, देन अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेक्रेटरीट है। ये हम आगे आगे जैसे न्यूज के अंदर आएगा हम उसको, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक हैं तो उनको डिटेल के अंदर करेंगे कवर। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर इनका काम क्या है, UNSC का के पीस मेंटेन करना। अब इसके मेंबर की बात करते हैं, 5 मेंबर है, जो मैंने P5 लिखा था ना परमानेंट 5 मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक है, 5 मेंबर मैंने ऑलरेडी आपको P5 बताए हुए हैं, कौन सा, चाइना, फ्रांस, रशिया, देन UK एंड US। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि अब जो नॉन परमानेंट मेंबर है 10, उनको 2 साल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट किया जाता है, और उसमें से 5 हर साल हम इलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 5 हर साल, जैसे हमारे राज्यसभा में होता है ना, थोड़े मेंबर इस बार 1/3 1/3 1/3 करके, तो यहाँ पे भी 5 मेंबर पहले ईयर के अंदर सिलेक्ट किए थे। ओरिजिनली 11 मेंबर थे, उसके बाद 1963 के अंदर, जिसके अंदर 11 में से 5 तो परमानेंट थे, 6 नॉन परमानेंट थे, 1963 के अंदर इसको इंक्रीज कर दिया। ये यहाँ पे आपको स्टेटमेंट क्या याद रखनी है, आपको ये याद रखना है कि ओरिजिनली नहीं, ऐसा नहीं। अब बोलेगा कि ये नॉन परमानेंट, अगर ऐसी स्टेटमेंट आ गई कि नॉन परमानेंट मेंबर का नंबर कभी भी, जब से UNSC बना है,
कभी भी इंक्रीज नहीं किया गया, क्योंकि यूएनएससी की जो रिफॉर्म करना उसको, ये न्यूज़ के अंदर रहता है, तो उस टॉपिक के थ्रू भी मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहले अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट आ गई कि इसके मेंबर कभी भी नहीं इंक्रीज हुए तो वो गलत है, ठीक है, हुए हैं, बस ये इतना याद कर लोगे तब भी बहुत है। जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब इसकी जो इसके मेंबर हैं 10 कहाँ से आते हैं, तो जियोग्राफिकल एरिया के थ्रू, जैसे मान लो 5 अफ्रीका एशिया, 3 अफ्रीका से आएंगे मेंबर, ठीक है, 2 आएंगे एशिया से, 1 ईस्टर्न यूरोप से आएगा, लैटिन अमेरिका से 2 आएंगे, 2 वेस्टर्न यूरोप से आएंगे, ठीक है। उसके बाद अब इनकी सिलेक्शन कैसे होती है, यूएनजीए के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यहाँ पे सारे मेंबर होते हैं, वहां पे वोटिंग होती है, वोटिंग के थ्रू इलेक्शन होती है, और 21-22 के लिए इंडिया को मेंबरशिप मिल गई है, पहले भी बहुत बार मिली हुई मेंबरशिप। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल के अंदर रखा, लेकिन और डिटेल के अंदर हम इसका एनालिसिस करेंगे, मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसके अंदर। तो इंडिया को मेंबरशिप मिल गई है। अब बात करते हैं कि जो एफएटीएफ के अंदर जो बात कर रहे थे हम ऑलरेडी, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है, तो अब उसका मतलब क्या है पाकिस्तान के लिए। अब हमने ये देखना है कि भाई अगर आपको जैसे एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यहाँ ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया पाकिस्तान को, तो यहाँ पाकिस्तान के एंगल से आ सकता है, या आपको ऐसा ही बोल सकते हैं एफएटीएफ हैज नो रेलिवेंस, ठीक है। अगर एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट मैं डाल दूं उसके अंदर, तो क्या आपको उसके अंदर डिस्कस, ठीक है, ठीक है। और या ऐसा पूछ सकते हैं एफएटीएफ इज वी कैन से इनइफेक्टिव टू कर्ब द टेरर फाइनेंसिंग। देखो एफएटीएफ ने कितनी बार उसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला, लेकिन माहौल तो तब भी वही है, ठीक है ना। वहां पे एक कौन सा क्या पाकिस्तान ने टेररिज्म को फाइनेंस करना बंद कर दिया, तो इसके लिए ये हमने डिस्कस करना है। ग्रे लिस्ट के अंदर मैंने बता दिया आपको कि इकोनॉमिक सैंक्शन, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से कोई लोन वगैरह लेना, ट्रेड रिडक्शन, ठीक है जी, लोन रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, लोन ले रहे हैं दूसरी कंट्री भी नहीं देगी लोन, क्यों, टेररिस्ट को फाइनेंस कर रहा है। पाकिस्तान का केस क्या है, 2012 से 15 के अंदर जब ग्रे लिस्ट के अंदर था, तब भी हमने अभी बोला ना कि भाई उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो तब भी इसने 5 बिलियन इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से लिए। अब देखो, तो ये आपका आ गया उस पॉइंट के अंदर जब वो आप बोलोगे एफएटीएफ इज इनइफेक्टिव या ग्रे लिस्ट इतनी इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर था तब भी क्या हो गया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी उस टाइम पे स्टेबल था। ये तो हो गया उस टाइम का, लेकिन अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है वो ये बोलती है कि पाकिस्तान ने 38 बिलियन लॉस हुआ है ग्रे लिस्ट के थ्रू, क्योंकि वो ग्रे लिस्ट के अंदर है, ठीक है जी। जो 2008-15 का पीरियड लिया उन्होंने 2000 से प्रेजेंट का, ठीक है, ओके। अब टोटल देखो यहाँ पे लॉस इतना हुआ, लेकिन उस टाइम के ऊपर अगर 2012 से 15 के टाइम के बीच में मैं देखूं तो उसने बॉन्ड मार्केट से पैसा लिया भी है। तो हमारे पास दोनों जो एस्पेक्ट आ गए कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर आपके लिए का आंसर आपका बढ़िया बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या, 38 है तो आप लिख सकते हो अराउंड, ठीक है जी, 40 बस। तो ऐसे आपको डेटा यूज करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो अराउंड 40 एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक लिस्ट का इंपैक्ट क्या होता है, फाइनेंशियल डाउनग्रेड, डिफिकल्ट लोन वही रहता है, लेकिन वो एक अलग लेवल के ऊपर चला जाता है, रिस्ट्रिक्शन वही रहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है कि टेररिस्ट ग्रुप को हम आर्मी से कर्ब करना स्टार्ट करते हैं कि बहुत कितना टाइम हो गया आर्मी उसको कम कर रही है टेररिज्म को, है ना, लेकिन अभी भी है, वर्ल्ड के अंदर अभी भी है। अगर टेररिस्ट को हम ट्रेस करते हैं तो अभी लोन वॉल्फ का कंसेप्ट आ गया है, लोन वॉल्फ का कंसेप्ट आ गया है ना। एक बंदा है, एक ही जाता है, वो सारा कांड करके आता है, पता ही नहीं लगता किसी को, तो उसको ट्रेस कैसे करोगे। उसके बाद अभी जो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू कितना कुछ आ रहा है, तो वहां पे कैसे कर्ब करोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कि उसका फाइनेंस को अगर हम कर्ब कर दें तो वो कई बार बेटर वे होता है रेदर देन आर्मी। आर्मी के अंदर अगर जैसे टेररिज्म को कम करने के लिए यूएस ने अफगानिस्तान के अंदर जो अटैक किया था, वहां पे कितना टाइम से उसकी आर्मी रही, लेकिन वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग मर गए जिनका कोई कसूर नहीं था, ठीक है। तो ये सारे एंगल हमें देखने होते हैं, ठीक है जी, ओके। तो
तो चलो ये आगे चलते हैं दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम क्या बात करें, आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्या याद रखना है। देखो, एक तो साइबर सिक्योरिटी जरूरी क्यों है, वाई, पहला क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, आपका इंटरनेट वगैरह ये सब कुछ हो रहा है। तो देखो, एक तो हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 की, जो अभी चल रही है। ठीक है जी, यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमें बिग डेटा, जिसके अंदर सारा डेटा एक जगह कम्युलेट, बहुत बड़ा डेटा हो जाता है, बिग डेटा जिसको बोलते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर मैं बोलूँ तो इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, नैरो एंड ब्रॉड। जो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यही जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये अगर मैं बोलूँ कि आप बोलते हो कि एक कोई भी हमने बना लिए है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे बहुत सारे आजकल आ रहे हैं ना इंस्ट्रूमेंट भी आ रहे हैं कि जिसके अंदर वो अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ करता है। सोफिया भी है एक, सोफिया जो सऊदी अरेबिया से जिसको सिटीजनशिप मिली है। ठीक है जी, ठीक है, तो सोफिया को भी सिटीजन मिली है सऊदी अरेबिया से। अब यहाँ पे जो आपको ये देखना है कि क्या सोफिया का काम क्या है। देखो, वो उससे कोई भी बात कर सकता है, ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो बात वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी उससे बात कर सकता है और वो वैसे ही रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन अब जब आपको ऐसे आ गया इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो आप ये देखोगे क्या वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं उसके अंदर हमारी फीलिंग्स भी आती हैं। ठीक है जी, मान लो आप किसी से कोई कंपटीशन है, सामने आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी मशीन या कुछ भी पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप उसके साथ चेस खेल रहे हो, तो आपको तो जब कंपटीशन टफ होगा है ना, बहुत क्लोज हो जाएगा, आपको पसीना भी आएगा, क्या वो उसको आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो वो फीलिंग फैक्टर नहीं है। तो जब हम इंटेलिजेंस वर्ड की डेफिनेशन बोलते हैं तो उसके अंदर सब कुछ आता है। ठीक है, आप कितने काइंड हो, आपकी फीलिंग क्या है, ठीक है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, जो मर्जी। ठीक है, और आपकी मेमोरी। तो ये वाला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी जो बात कर रहे हैं हम, ये एक्चुअल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। ये एक नैरो कंसेप्ट है जिसके अंदर क्या कॉपी हो रहा है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिर्फ मेमोरी है, मेमोरी है और तो कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये कॉपी उसके अंदर जो मेमोरी है और दूसरों से ये सीखता है, बस दैट्स इट। तो उसके अंदर वो फीलिंग नहीं है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, मान लो अगर ये ट्रूली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती तो आइंस्टाइन का जो ब्रेन है उसकी कितनी कॉपीज बन चुकी होती, तो उसकी कॉपीज क्यों नहीं बन रही। ठीक है ना, अगर ये हम ये बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग को वो बिल्कुल रिप्लेस कर देगी, तो इट मीन्स कि आइंस्टाइन को ब्रेन को तो रिप्लेस करना चाहिए पहले, लेकिन हुआ अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये एक नैरो कंसेप्ट है। ठीक है जी, तो चलिए हम दोबारा वहीं पे चलते हैं जो हमने साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमें क्यों जरूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। ठीक है जी, दूसरा अगर मैं इसका एक और फैक्टर देखूं ठीक है साइबर सिक्योरिटी का, तो वो है चाइना। चाइना ने बहुत सारे अटैक, हमने न्यूज डेली न्यूज डिस्कशन के अंदर भी किया था कि कौन कौन से अभी रिसेंट न्यूज के अंदर अटैक है, इसके अंदर भी मैं थोड़े से करवा दूंगा आपको। तो चाइना अटैक कर रहा है। अब पहले देखो क्या होता था, पहले आर्मी की लड़ाई होती थी। ठीक है जी, उसके बाद सैटेलाइट के थ्रू भी बात कर रहे हैं, जैसे एंटी सैटेलाइट ए सेट। ठीक है जी, मिसाइल जो इंडिया ने लॉन्च की थी। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि एक, अभी थोड़ा सा समझ लो, एक सैटेलाइट है और उसको हम हिट करते हैं मिसाइल से। ठीक है जी, और उसको वहां पे खत्म कर देते हैं। अगर मान लो चाइना गया, इंडिया ने खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड को भी तो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि इंडिया ने कुछ किया है। तो ये अभी इंडिया ने भी टेस्ट किया था रिसेंटली, तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इतना समझ लो। तो यहाँ पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए कि जो किसी को पता ना चले, तो वो कौन सी है, वो कौन सी है, साइबर टेक्नोलॉजी।
ठीक है ना, साइबर अटैक हो गए, हैकिंग हो गई, वहां पे पता ही नहीं चलता कौन आया था कौन चला गया। ठीक है, तो इसलिए जो कंट्रीज हैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं और इंडिया को भी करना चाहिए। और एंगल देखो, आप क्या देखोगे, आपने पहले अपने बारे में सोचो। अपने बारे में कैसे सोचोगे, आप ये सोचोगे कि भाई अच्छा मेरे पास तो मोबाइल है, ठीक है जी। अब गांव में चले जाओ, लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है ना, नॉलेज नहीं है कि भाई साइबर जो सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं कैसे उसको फॉलो करना है। जैसे केजरीवाल की अभी जो डॉटर थी, तो उसका क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ आई थिंक बेच ऑनलाइन कुछ बेच रहे थे, तो उन्होंने क्यूआर कोड के थ्रू उसके सारे 30,000 आई थिंक वो निकाल दिए। तो अब वहां पे ऐसा इतना बुरा हाल है, तो आम जनता का क्या होगा। तो बहुत सारे थेफ्ट बैंक से पैसे ले जाते हैं, है ना। तो ये सारे इशू हैं जो हमें जरूरत है कि भाई अगर इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G के अंदर आगे इंक्रीज करना है, तो आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बहुत सारा लॉस होता है दोस्तों। अब आप ये समझो कि जो पुरानी टेक्निक थी फाइट की, वो सारी अब खत्म हो रही है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्सपेंसेस बहुत हैं। अगर आपने किसी से ठीक है वॉर होगी, अब वॉर के अंदर कितने लोग मर रहे हैं, है ना, तो कितनी जो रिसोर्सेज लग रहे हैं किसी कंट्री के, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, आप हैकिंग कर लो। आप किसी जैसे मान लो आजकल क्या हो रहा है कि भाई सैटेलाइट के थ्रू ही सब कुछ, हमारा सैटेलाइट वगैरह कनेक्ट है, सैटेलाइट कनेक्ट है सभी क्या किससे, इंटरनेट के थ्रू, है ना, सभी चलता है। तो अगर आप इसको हैक कर लेते हो तो यहां से आप बिल्कुल ही बदल दोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जीपीएस है, जीपीएस की जो हमें लोकेशन मिलती है, मान लो वॉर होगी, अब दूसरी कंट्री ने सैटेलाइट जो इंटरनेट के थ्रू, है ना, हैकिंग के थ्रू इस जीपीएस की जो लोकेशन है वो दूसरी कंट्री के, अगर मान लो दूसरी कंट्री के लिए कोई ये पोजीशन है, उसको उसने थोड़ा चेंज कर दिया, जैसे यूएस करता है, ठीक है। उसके बहुत एलिगेशन लगते हैं कि उसने जीपीएस को, जो ईरान के अंदर भी इशू लगे थे कि ईरान के उस टाइम पे जब ईरान इराक वगैरह जो है ना, जब ऑयल वॉर होती थी, उस टाइम के ऊपर भी बहुत सारे लगे थे कि भी उसके बाद कि इसने जो यूएस ने जीपीएस को थोड़ा सा दूसरी कंट्री के लिए डिसलोकेट कर देता है कि मान लो अगर यहाँ पे विजिबल है कोई चीज आपको, क्योंकि ये आपका तो है नहीं, इसलिए तो इंडिया ने अपना IRNSS बना रहा है ना, बना लिया हमने अपना ही ट्रैकिंग सिस्टम। तो अगर मान लो ये यहाँ पे आपको चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन, लेकिन आपको दिख यहाँ पे रही है, तो आपका केस वहीं पे खत्म हो गया। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी को, आपकी नेशनल लेवल सिक्योरिटी, अभी यूपीएससी के अंदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूछा था, तो ये ठीक है भी क्या मतलब क्या होता है, अभी इस साल क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर जो 2020 के अंदर जो रिसेंट प्री है, तो ये इसलिए ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो आप कहाँ से कहाँ, आप अगर आप देखो, ठीक है जी, आप एजुकेशन ले रहे हो, एजुकेशन का ले लेते हैं हम कंसेप्ट, एजुकेशन ले रहे हो, तो एजुकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, इंटरनेट। अब आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, यही ले लो अपना चैनल, तो आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपकी जो डेटा है, डेटा सेफ्टी भी तो चाहिए, है ना। आपसे बहुत कई बार ऐसी साइट्स आ जाती हैं, वो आपसे पर्सनल डेटा पूछते हैं, आपका क्या, आपको कुछ इनाम मिलेगा, आप इनाम के चक्कर में बदनाम हो जाते हो, है ना, कि आपकी सारी डिटेल भर दी वहां पे और बाद में पता चला वो ले गया इंफॉर्मेशन सारी। तो ऐसे बहुत सारे जो इशू हैं। अगर आपने कोई भी एग्रीकल्चर से लेके, एजुकेशन से लेके, है ना, नेशनल सिक्योरिटीज तक कुछ भी आपने करना है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, तो वहां पे साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो ये हो गया, इसके अंदर थोड़ा हमने किया। अब साइबर स्पेस क्या है, ठीक है, ये एक जनरल डेफिनेशन है ना, कंप्यूटर का जो एक सिस्टम है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह सारे कनेक्ट करके कम्युनिकेट करते हैं, तो वो सारा एक सिस्टम है। साइबर सिक्योरिटी क्या है, एक टेक्निक है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन कई बार क्या होता है, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया, तो उसने बोला व्हाट इज साइबर स्पेस और साइबर सिक्योरिटी, है ना, डिस्कस द वेरियस इशू दैट इंडिया इज फेसिंग नाउ और इंडिया विल फेस इन फ्यूचर। तो वहां पे आपको आप डेफिनेशन पूछ ली, तो आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा वहां पे, एक जनरल डेफिनेशन नहीं चलती, तो इसलिए मैंने ये डेफिनेशन 2 रखी है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हम अपने आंसर को इम्प्रूव करने के लिए। हमें पता चल गया कि कौन कौन से इशू है ना, कुछ भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। आप सोचो बैठ के कि कहाँ कहाँ पे हमारी एप्लीकेशन बढ़ रही है और कैसे वो साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, अगर मैं
स्पेकऑप्स सॉफ्टवेयर है जिसने एक रिपोर्ट निकाली है सिग्निफिकेंट साइबर अटैक बिटवीन 2006 एंड 2020। तो यहाँ पे इंडिया का रैंक कितना है, 3rd है। ठीक है जी। सबसे ज्यादा अटैक देखो यूएस में 156, यूके के अंदर देन 147, इंडिया के अंदर कम इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना इंटरनेट है नहीं इतना ज्यादा, है ना, रूरल एरिया के अंदर बहुत कम है। तो इंडिया इज 3rd मोस्ट साइबर अटैक्ड कंट्री। ठीक है जी। तो जितने के मतलब देखो आप यूएस से और इंडिया का कंपैरिजन करो तो वहां पे आईफोन कितने हैं, जो आईफोन एक बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देता है आपको एज कम्पेयर टू अदर। तो हालांकि इंडिया के अंदर तो सिक्योरिटी का पर्पस नहीं, एक स्टेटस का पर्पस के लिए सभी आईफोन लेते हैं। तो उसका सिक्योरिटी जो फंक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यूएस के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, वहां पे एक जो टेररिस्ट वहां से उसका फोन गिर गया था। ठीक है। तो आईफोन था, तो आईफोन के लिए उन्होंने यूएस के कोर्ट वगैरह सारा केस कर दिया, उसको डी कोड नहीं हुआ वो। तो इतना सॉलिड इसका सिक्योरिटी सिस्टम है। ठीक है। तो उन्होंने मना भी कर दिया था, हम नहीं करते, हम ऐसे प्राइवेसी है पर्सन की, है ना। तो वहां पे नेशनल सिक्योरिटी है, तब तो प्राइवेसी कहाँ गई। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और इंडिया के अंदर इशू क्या है, लैक ऑफ अम्ब्रेला बॉडी। देखो हर एक 36 डिफरेंट बॉडीज हैं, हर एक आरबीआई के पास जाओ उसका अलग सिस्टम रखा हुआ है उसने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अलग रखा हुआ है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनियों का अलग सिस्टम है, सर्च सिस्टम है। मैंने आपको डेली न्यूज डिस्कशन के अंदर बॉडीज बताई थी इंडिया की कौन कौन सी हैं साइबर की। ठीक है। तो सर्च सिस्टम है, जो कंप्यूटर एनर्जी रिस्पांस टीम है, मतलब आपके अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है वहां पे कोई फॉल्ट आता है, आपको लगता है कोई साइबर अटैक हुआ, तो वो आपको उसको इन्फॉर्म भी कर सकते हो और जल्दी से वो इंक्वायरी करते हैं उसके अंदर। डिजिटल इकोनॉमी है इंडिया की, है ना। और क्या क्या है डिजिटल इकोनॉमी, देखो 14 to 50%। ठीक है। टोटल इकोनॉमी हमारी डिजिटल है और विद द टाइम ये डिजिटल होगी। तो जब डिजिटल मतलब अगर मान लो अभी कोई 10 अकाउंट है बैंक के अंदर, ठीक है, अब 10 अकाउंट बैंक के अंदर है, यहाँ पे साइबर थ्रेट है, कोई अटैक हो जाता है और यहाँ से पैसे उड़ गए, ठीक है, जनता के, तो लॉस हो गया। लेकिन अभी जब डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगी, ऑनलाइन अकाउंट बढ़ेंगे, अगर मान लो यहाँ पे 100 हो गए तो 10 गुना उसका जो कॉस्ट है उस अटैक की वो भी बढ़ जाएगी। तो वैसे मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं इंडिया के अंदर 10 ही अकाउंट है, बहुत अकाउंट है। तो ये तो मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल से अच्छा समझ आता है। एंड एक्सपेक्टेड टू राइज 20% बाय 2024। तो अर्जेंट नीड है। देन अटैक्स 2006 के अंदर बैंक ने अनाउंस किया था डिटेल के 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड जो लीक हुए हैं। ठीक है। तो अब देखो कि कितना बड़ा जो रिस्क है। अभी न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर भी जो डेली न्यूज डिस्कशन के अंदर हमने डिस्कस किया था, तो जो कुंदनकुलम न्यूक्लियर जो हमारा प्लांट है वहां पे भी अटैक हुआ था। ठीक है। बाद में हमने माना भी, हाँ ठीक है हो गया। टेक्निक जो मोस्टली दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम, जो मोस्टली जो टेक्निक यूज करते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस है ना। तो वहां पे आपको जाते हैं तो आपको बाद में वो एक चीज अनअवेलेबल मिलती है, तो डिनाइल हो जाता है हमारी सर्विस का। एसक्यूएल इंजेक्शन, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो किससे रिलेटेड है। वहां पे आपको बोला गया कोविड से रिलेटेड है, तो आपको बोलेगे हाँ कोविड न्यूज में था और मैं ब्रेन लगाता हूं तो वही होगा। ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक है ये। ठीक है। तो यहाँ पे कोड इंसर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। ठीक है। देन मैन इन द मिडल, MITM। ठीक है जी। यहाँ पे क्या इंटरसेप्ट की जाती है, दो चुगली करना मतलब जो करते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज थ्रू अ रेंज ऑफ ऑनलाइन। ठीक है। तो एक फिशिंग अटैक हो गया कि सेंड ईमेल करते हैं आपको सेंड के, ये ट्रस्टेड पर्सन से आपने देखा होगा बहुत बार आपके पास ईमेल वगैरह आती हैं। तो ये सारे जो 4 अटैक है इसके अंदर SQL इंजेक्शन और मैन इन द मिडल, ये 2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी तो हमने काफी बार पढ़े हुए हैं, लेकिन ये जो अलग से हैं। ठीक है जी। प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंट साइबर अटैक रेडिको चाइनीज ग्रुप, ये हमने डिस्कस किया उसके अंदर। ठीक है जी। तो ये मालवेयर है, शैडो पैड, यहाँ पे स्टोन पांडा चाइनीज हैकर ग्रुप है। ठीक है। देन सोलर विंड हैक, ये करने क्यों है आपको डिटेल नहीं देखनी इसकी, किसने क्या किया या किसने कुछ नहीं,
आपको यूपीएससी ये बोलेगा इनमें से कौन से मालवेयर है ना, तो वहां पे आपको क्रिप्टो करेंसी और मालवेयर दोनों को इकट्ठे रख के देख लेना इनके नाम में, पेटिया पेट्रो के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आपको एक डिफरेंस क्रिएट पता चलेगा वहां पे। तो वही हमने जानना है। तो वो पूछेगा यहाँ पे कौन से मालवेयर हैं, तो आपने देखना है कि भाई 4 ऑप्शन हो गए या 5 जो भी ऑप्शन देता है, तो वहां से कौन कौन से उसके अंदर साइबर थ्रेट के लिए मालवेयर वगैरह वहां पे हैं। ठीक है, साइबर क्राइम की बात करते हैं तो जब भी ऑब्जर्वेशन जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है उनने, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, साइबर क्राइम इन इंडिया कॉस्ट 1.25 ट्रिलियन लॉस इन 2019। बस ये एक स्टेटमेंट याद कर लो बस। ठीक है, तो ये साइबर थ्रेट और इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा एक ये रिकमेंड याद कर लो, डेडिकेटेड इंडस्ट्री फॉर्म होनी चाहिए फॉर साइबर सिक्योरिटी, वो उसको सेटअप करना चाहिए। ठीक है, डेडिकेटेड होनी चाहिए, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू सारा वो पैटर्न, जैसे यूएस और यूके के अंदर है तो वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है तो वो बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन उसके नीचे एक प्रॉपर प्रोसेस है। यहाँ पे तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा है, अलग अलग अपना अपना काम कर रही है। ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी 2013 के अंदर आई पॉलिसी, कोई जरूरत याद करने की नहीं है, बस ये क्रिएटिंग वर्कफोर्स वगैरह। ठीक है जी, 5 लाख प्रोफेशनल क्रिएट करेंगे, सेफ गार्डिंग सिटीजन प्राइवेसी, क्योंकि अभी 2020 की आ रही है इसलिए इसका इतना याद करना जरूरी नहीं है। ठीक है, इशू क्या थे? ठीक है जी, नॉट मच चेंज। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड साइबर प्रोटेक्शन मतलब 2013 से 13 पे आई थी, उसके बाद कुछ इसके अंदर जो इंडिया का इंप्रूव भी नहीं हुआ इतना। दूसरी बात है कि अभी जो थ्रेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हम, तो अब नए चैलेंज आ गए हैं एज कम्पेयर टू 2013। तो हमें एक नई ऐसी पॉलिसी चाहिए जो इनको इनके बेसिस के ऊपर काम करे। ठीक है जी, नेशनल ये 4 मार्च के इंडिया भी फॉर्मुलेट कर ही रहा है, ऑलमोस्ट हो गई है। ठीक है, तो उसका जो एग्जैक्ट ड्राफ्ट है वो भी आ जाएगा, उसके बाद इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। की पॉइंट क्या है, टेबल टॉप साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट एक्सरसाइज वगैरह हो। ठीक है, इंडेक्स ऑफ साइबर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स हो के, जैसे डिफरेंट कंट्रीज सॉरी कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उनका एक जो प्रिपेयर्डनेस कितनी की है उसके हिसाब से उनकी रैंकिंग हो, तभी वो इम्प्रूव कर पाएंगी। तो आगे आएगा तो इसको डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है इंडिया के अंदर, मैंने ये डिस्कस किया हुआ प्री के अंदर। तो ये क्या है कि हमारे पास पोर्टल भी है जो गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए हुए हैं। ठीक है जी, I4C है जो साइबर क्राइम को हैंडल करता है, देन NCIPC है जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, ये वाला क्वेश्चन आया था प्री के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर को करता है। CERT-इन है, मैंने बताया हुआ ऑलरेडी आपको, साइबर स्वच्छता केंद्र है। ठीक है जी, तो ये सारे इंडिया के जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्री के अंदर के डिस्कस द रीसेंट स्टेप्स टेकन बाय इंडियन कंट्री टू कर्ब और टू वी कैन से प्रोवाइड सिक्योरिटी और टू फॉर साइबर सिक्योरिटी, है ना। तो वो सारे आपको देखने हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, द राइज ऑफ चाइना एंड थ्रेट टू इंडियन साइबर सिक्योरिटी, ये ऐसे भी आ सकता है आपको। चाइना का राइज हो रहा है, चाइना एक नई टेक्निक यूज कर रहा है। पहले चाइना क्या करता था, जो सैटेलाइट के थ्रू या कुछ ना कुछ कर दिया, ठीक है ना, मिसाइल के थ्रू हिट करना, जैसे पहले यूएस ने किया था, ये टेक्नोलॉजी रशिया ने की है और पास्ट के अंदर, तो उसके बाद ये चाइना ने की है, तो अभी इंडिया ने भी एसेट की है। तो लेकिन वो इतनी कारगर नहीं है, वो अभी पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, हमें चाहिए क्या, नीड क्या है, फोकस करना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, मैंने बता दिया ऑलरेडी। रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब एक चीज दूसरी से कनेक्टेड होती है। मान लो आप गाड़ी पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल कम है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता देगा कौन सा पेट्रोल पंप पास में चलता है, सभी चीजें। अगर बंदा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे हॉस्पिटल के इंडिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो CERT-इन जो है उसको एकेडमिक इंस्टीट्यूट के साथ हम इंटीग्रेट करें, ताकि एकेडमिक से ही उसका रिलेशन हो। इंडस्ट्री और एकेडमी, इनका रिलेशन इंडिया के अंदर इतना नहीं है। जो आप यूएस के अंदर देखोगे बहुत अच्छा उनका रिलेशन है। जैसे मान लो एकेडमी के अंदर कोई भी बंदा पढ़ता है ना, उसको सीधा इंडस्ट्री के अंदर जो एक मिलती है ज्वाइनिंग, तो उसके बाद वो पूरा पैटर्न सेट रहता है, और वो एकेडमी जो है वो इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ाती है। हमारे जैसे मान लो बंदे को पढ़ा रहे हैं आइंस्टाइन और काम कुछ और ही करना है इंडस्ट्री के अंदर, है ना, वहां पे मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। अब आइंस्टाइन का मार्केटिंग से क्या लेना देना, है ना। तो ये हमारे जो सिलेबस है वो उनके साइंटिस्ट हमें पढ़ाते रहते हैं। और
यूपीएससी का सिलेबस भी इंक्रीज करते रहते हैं, तो ये सिस्टम है, उसका लेना देना इतना है नहीं। देयर शुड बी इंक्रीज पार्टनरशिप, गवर्नमेंट और प्राइवेट की पार्टनरशिप, मतलब इंडस्ट्री और एकेडमी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, और स्किल इंप्रूवमेंट करो। तो ये सारे स्टेप रहते हैं। कोई भी आपको एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्या जरूरत है इंडिया की, पॉलिटिकल विल आपको याद रखने का, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए काम करने की। अगर डिफेंस के अंदर भी आ गया, इंडस्ट्री और एकेडमी का लिंक होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ गया, आपको इंडस्ट्री एकेडमी का होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज करनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कॉमन रहती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये सारी जरूरी है। ओके, आगे बात करते हैं। जो अभी बहुत सारे आर्टिकल इसके ऊपर तो आए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस, इंटरमीडिएट, मतलब आपके पास देखो, आप व्हाट्सएप है, ठीक है, उसके बाद आपके पास देखो व्हाट्सएप से लेके ट्विटर हो गया है ना, ऑनलाइन जो नेटफ्लिक्स वगैरह हो गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ये सारे हैं। बात यहाँ पे एक इंटरमीडिएटरी की हो रही है कि मान लो ये इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वगैरह ले लो, है ना, ये सारे व्हाट्सएप हो गए, मतलब ये एक थर्ड, यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक बंदा दे रहा है और आगे चल रही है, ठीक है जी। तो ये इंटरमीडिएटरी हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इशू समझ लो पहले मोटा मोटा। फेक न्यूज की बात करते हैं हम, आपको पता है कितनी व्हाट्सएप और ये यूट्यूब और कितनी फेक न्यूज चलती हैं, और फेक न्यूज के साथ जब वो बहुत ज़्यादा मैसेज एक दूसरे को जाते हैं तो वो एक वायलेंस क्रिएट होने के चांस रहते हैं। फेक न्यूज से इंडिया को भी नुकसान होता है ना, इंडिया की जो एक सॉवरेनिटी है ना, सिक्योरिटी इंटीग्रिटी है, और इंडिया की जो एक इमेज है वर्ल्ड के अंदर, वो भी कई बार हर्ट होती है कि भाई ऐसे ही फेक न्यूज घुमा दी हर जगह, और वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी फेक न्यूज है। इन सभी को कर्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो सिस्टम चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी गवर्नमेंट ने ट्विटर को ये बोला कि कुछ अकाउंट दिए कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज और जो थ्रेट थे, जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन और ये सारे, बोले कि इनको बंद सस्पेंड करो। लेकिन ट्विटर ने ये बोला कि भाई मेरी पॉलिसी के हिसाब से जो थे मैंने कर दिए, कुछ ट्वीट भी डिलीट कर दिए, जैसे कंगना रनौत का जिसने वो बोला था फार्मर्स आर टेररिस्ट, है ना, वो भी उसने ट्विटर ने डिलीट किया, वो भी ठीक है। तो ट्विटर ने बोला कि मेरी पॉलिसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से जो मैंने डिलीट करना था कर दिया, ठीक है। तो इसका देखो दो चीजों से आप देख सकते हो। अब ट्विटर ने क्या किया था, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप थे जब, ठीक है, जो लास्ट प्रेसिडेंट ट्रंप, अभी रिसेंटली उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। वहां पे उसने बोला ट्विटर ने मेरी पॉलिसी के हिसाब से ही गलत है। यहाँ गवर्नमेंट बोल रही है कि कुछ अकाउंट बंद करो, ये ट्विटर बोलता है नहीं, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी के हिसाब से अनएथिकल है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी अनएथिकल है। दो चीजों से आप देख सकते हो, एक तो इस चीजों को अगर मान लो वाकई में कोई फेक न्यूज है ना, वाकई में कोई ऐसी न्यूज चल रही है जो कंट्री को नुकसान कर सकती है और जो ठीक नहीं है, उसको गवर्नमेंट बोले कि भाई इसको बंद करो, ये अकाउंट जो है कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ ऐसा है, तो वो तो ठीक है, वो होना चाहिए। लेकिन इसका अगर काउंटर भी देखें तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो इस केस के अंदर ट्विटर ने ये बोला बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो न्यूज रिपोर्टरों के हैं, उसके बाद आपके अकाउंट ऐसे भी हैं जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको नहीं कर सकते। तो अब मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, कोई अपोजिशन वाला है उसको बोल दिया कि इसका अकाउंट बंद कर दो, तो ये भी एंगल रहता है कि भाई हाँ गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया तो अपोजिशन वाला तो फिर तो है ना, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो ये दूसरा एंगल भी है। तो मोटा मोटा आपको ये समझना है कि इंटरमीडिएटरी को रेगुलेट करना है। लेकिन इसके ऊपर देखो आप, यहाँ पे अगर मान लो गवर्नमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी तो गई। राजदीप देसाई अभी जो 26 जनवरी को जो लाल किले के ऊपर हुआ था, वहां पे एक आदमी की, लड़के की डेथ हो गई थी, तो वहां पे उसने बोला कि गोली से लेके हुई है, ठीक है जी, बुलेट से हुई है, ये उसने लिख दिया। अब गवर्नमेंट ने उसको ऊपर केस कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि उसने उसके बाद ये भी बोल दिया था कि नहीं, उसकी एक्सीडेंट और गिरने से, और क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर गिरने से मौत हुई है, ठीक है, तो एक्सीडेंटल केस था। तो अभी भी उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है प्रॉपर, ठीक है।
तो क्योंकि जो फोरेंसिक रिपोर्ट ये बोलती है कि इसको जज करना कि ये एग्जैक्टली क्या गोली से मौत हुई है उसकी, ये डिफ़िकल्ट है। तो इतना तो रहता ही है कि अगर आपने मान लो सुबह न्यूज़ दी, उसके बाद आपने शाम को बोला कि नहीं ये वो वाली न्यूज़ गलत थी और ये ठीक है उस टाइम पे, तो इसके अंदर भी केस कर दिया। तो ये सारा फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर आप कर्ब करोगे, देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 के अंदर है आपके, ठीक है जी। आर्टिकल 19(2) के अंदर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो आप अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक जो अब इंटरनेट है ये एक वे है, अभी मैं बोल रहा हूँ तो एक वे है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, बाहर कोई बोल रहा है तो वे है, ठीक है जी। तो वहां पे अगर कर्ब करना और फिर डेमोक्रेसी के लिए जो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये सारे इशू हैं। अब ये अपोज कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आप जो कम कर रहे हो, है ना, अगर आप जितना मान लो कर्ब कर दिया, अब वो क्या करेंगे, इंटरमीडिएटरी के ऊपर कंट्रोल कर दिया, वो ट्रेस करेंगे। अगर मान लो फेक न्यूज़ है तो ओरिजिनेटर को ट्रेस करेंगे, ओरिजिनेटर ट्रेस होगा तो वहां पे लोग फिर खुल के बोलना भी कम कर देंगे, ठीक है जी। तो ये सारे इशू हैं, तो फटाफट हम देख लेते हैं इसके अंदर। इंटरमीडिएटरी हो गया। अब इंटरमीडिएटरी को लायबिलिटी आईटी एक्ट 2000 आईटी एक्ट जो है उसके अंदर एक वर्ड इंटरमीडिएटरी लायबिलिटी लेकर आए, जो मैंने बोला कि इंटरमीडिएटरी की लायबिलिटी है कि वो देखेंगे फेक न्यूज़ है कौन सी नहीं है, ठीक है जी। वहां पे सेक्शन 79 की बात की गई। सेक्शन 79(1) जो है वो, अब बात करते हैं कि मान लो कोई ऐसी खबर आ गई जो इंटरनेट मीडिएटरी को, है ना, वो उसको, अब देखो इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इतनी ज़्यादा लोग पोस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा, इतनी इन्फॉर्मेशन चेक कैसे करेगा वो कि भी हाँ कौन सी फेक है कौन सी नहीं है। तो इसलिए उसको कंडीशनल इम्यूनिटी भी दी गई है कि भाई ठीक है, मान लो कोई फेक न्यूज़ है भी या कुछ है भी ऐसा भी, है ना, जो थ्रेट है, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है, तब भी तुझे इम्यूनिटी है। सेक्शन 79(1) के अंदर ये बोला गया। बट वो इम्यूनिटी किस किस कंडीशन में है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 79(2) and 3, ठीक है जी। दो सेक्शन के, सेक्शन 79(2) के अंदर बोला गया कि अगर तुझे कुछ उस चीज की नॉलेज नहीं है ना, और कंट्रोल भी नहीं हो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन जो 3B है उसके अंदर क्या बोला गया कि तूने वो इंफॉर्मेशन को कम कर देना है, मतलब खत्म कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना, अगर अनलॉफुल कंटेंट है अपॉन रिसीविंग नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस, और जब तुझे पता चलता है उसको कम कर देना। मोटा मोटा ये, इसके अंदर इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर जाना नहीं है कि लायबिलिटी है कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन तू ऐसा है कि अगर तुझे नॉलेज नहीं है तो फिर वो उसको डिफेंड कर सकता है कि इम्यूनिटी मिल गई। और दूसरा कि अनलॉफुल कंटेंट है उसकी जब नॉलेज मिलती है तब उसके बाद भी अगर नहीं किया फिर हम एक्शन ले सकते हैं। सेक्शन 79 ऑफ, तो इट मीन्स के शैल नॉट बी लाइबल फॉर थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, मतलब मोटा यही है कि मान लो किसी और ने इन्फॉर्मेशन डाली है मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मुझे अगर पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे डिपेंड करता है अगर मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। दूसरा कि अगर जब मुझे नॉलेज मिल गई उसके बाद भी मैंने कोई एक्शन लिया फिर कोई डिफेंस नहीं है। दूसरी बात तो इट मीन्स कि इसने थर्ड पार्टी कोई और इन्फॉर्मेशन डाल रहा है तो उसका लेखा जोखा उसके सर नहीं जाएगा इतना, ठीक है, ये सिस्टम है। ओके, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने 2011 के अंदर गाइडलाइंस लेकर आए। ये हमने नहीं करनी क्योंकि 2021 के अंदर आ चुकी हैं। इसके अंदर क्या था, पब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन, पब्लिश करो रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट शैल स्पेसिफाई ऑल प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, जो भी आपके रूल एंड रेगुलेशन है वो उसको पब्लिश करो। उसके बाद वो जो रूल एंड रेगुलेशन हैं, जो प्रोहिबिटेड चीजें हैं वो भी बतानी पड़ेंगी आपको, वो भी बताओ ताकि लोगों को पता चले, तभी तो लोग अच्छी इंफॉर्मेशन डालेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट टू डिसेबल इंफॉर्मेशन विद इन 36 आवर, ठीक है, एंड स्टोरेज ऑफ सेम फॉर 90 डेज इन, मतलब जब इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना विद इन 36 आवर डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि अगर जो पता चले कि जो इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। उसके बाद 90 डेज, ठीक है जी, इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए जो 90 डेज हैं उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर रखनी है, ठीक है। उसके बाद इशू क्या है 2011 के, एम्बिग्विटी, प्रोहिबिटेड कंटेंट कौन सा है कौन सा नहीं है इसको जज करना डिफिकल्ट है, ये रहा इशू, ठीक है। उसके बाद एनी पर्सन, कोई भी पर्सन रिक्वेस्ट करके इंटरमीडिएट को कर सकता है। चलो ये तो मामला हो गया। अब श्रेया सिंघाल की जो 2015 की जजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी इंटरमीडिएटरी है, ठीक है, अगर तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है कोर्ट ने बोल दिया, जी हाँ, मतलब
कोई भी इंटरमीडिएटरी है, अगर कोर्ट ने या फिर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो 19(2) आर्टिकल 19(2) उसके हिसाब से अनलॉफुल है, रिस्ट्रिक्शन है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो उस इंफॉर्मेशन को आपको खत्म करना पड़ेगा। समझे आप बात? सो इंटरमीडिएटरी नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज ओन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट और या कोर्ट के कहने पे उसको इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, तो अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं लगानी कि अपना मुझे रात को याद आया कि हाँ ये तो इन्फॉर्मेशन गलत है तो मैंने डिलीट कर दी, तो वो काम नहीं करना। बस इतनी आपको 2 लाइनें ही इसकी याद रखनी है बस, ठीक है जी। अब बोलते हैं कि अब इस जो रूल्स के जो रीजन क्या है, देखो यूट्यूब के ऊपर अराउंड सभी के ऊपर अगर आप बोलोगे तो अराउंड 50 करोड़ है, ठीक है जी, चाहे यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इतने यूजर हैं। तो यहाँ पे इतने यूजर हैं, अगर फेक न्यूज एक आती है तो कितने लोगों के पास जाती है। अगर वायलेंस हो गया, जैसे नॉर्थ ईस्ट से एक केस हुआ था कि जो साउथ इंडिया गया हुआ था, वहां पे फेक न्यूज के जरिए वहां पे वायलेंस हो गया। तो ऐसे बहुत सी वायलेंस है, बहुत से ऐसे कॉल लिंचिंग हैं जो फेक न्यूज के ऊपर हुए हैं, ठीक है जी। तो व्हाट्सएप या किसी से मैसेज भेज देते हैं कि 2 लेडीज थी, उनको भी ऐसे ही मार दिया था, उनके पास जो बोल रहे थे काऊ मीट है, ठीक है, तो वहां पे लेकिन बाद में कुछ और ही निकला। तो ऐसे फेक न्यूज के बेसिस के ऊपर बहुत सारा ऐसे इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है। एग्जिस्टिंग लूप होल 69 सेक्शन 69 पावर देता है गवर्नमेंट को कि कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करे और डीक्रिप्ट करे। आपको पता है आपका जो मैसेज है एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो इनक्रिप्टेड रहता है ना, उसको कोई नहीं बता सकता क्या है क्या नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के पास पावर है डिक्रिप्ट करने की। इंटरमीडिएटरी आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व एंड रिटेन स्पेसिफाई इन्फॉर्मेशन, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है कि उसके पास उसको इन्फॉर्मेशन को रिजर्व रखना है इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, ठीक है जी। तो अभी जो सेक्शन 79 है मैंने ये डिस्कस कर दिया आपको। सेक्शन 79 स्टेट्स दैट इंटरमीडिएटरी शैल नॉट बी लायबल फॉर थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो ये मतलब मोटे मोटे रूल्स हैं कि इंडिया के जो हमने अभी साइबर सिक्योरिटी के अंदर किए वो यहाँ पे भी कुछ हद तक लग जाते हैं कि भाई हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, ठीक है, वो इन्वॉल्वमेंट सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा हो रही है। दूसरा, लोग जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है जी, तो अनएजुकेटेड है, तो अनएजुकेटेड लोग हैं तो उनको इतना पता नहीं चलता कि इन्फॉर्मेशन कौन सी सही है और जो फेक न्यूज़ को समझना और उसको कौन सी फेक है कौन सी नहीं है, तो वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है ना। जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको तो पता चल जाता है, आप पढ़ते हो कि भाई ये न्यूज़ फेक है ये नहीं है, वहां पे नहीं पता चलेगा, ठीक है। आईटी रूल सोशल मीडिया के लिए क्या क्या है? पब्लिशिंग अनलॉफुल इंफॉर्मेशन, जो अनलॉफुल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, प्रोहिबिटेड किया गया फ्रॉम होस्टिंग या पब्लिशिंग अनलॉफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्री है ना, जैसे मान लो कुछ पाकिस्तान के साथ तो हमारे फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, यूएस के साथ फ्रेंडली रिलेशन है, वहां पे कुछ ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर चला दिया, जैसे कई चैनल आते हैं वो पाकिस्तान को ही पीटते रहते हैं सारा दिन न्यूज में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे चैनल है, तो वहां पे कंट्री का रिलेशन खराब हो जाता है। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट कैन टेक प्रोहिबिटेड इंफॉर्मेशन विद इन 24 आवर, ठीक है जी। वहां पे 36 था। मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी आपको। उसके बाद ट्रेसिबिलिटी, आइडेंटिफाई द यूजर विद मैसेज ट्रांसमीटर, जिसने जो ट्रेस करना पड़ेगा उसको, ठीक है जी। उसके बाद सेफ हार्बर, सेफ हार्बर प्रोविजन क्या होता है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड की गई सेक्शन 79 के अंदर। प्रोटेक्ट द सोशल मीडिया इंटीग्रिटी बाय गिविंग द इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसिक्यूशन कंटेंट पोस्टेड बाय देयर प्लेटफॉर्म इन केस ऑफ, ठीक है जी। ये हमने ऑलरेडी सेक्शन 79 डिस्कस कर दिया कि वहां पे जो इन्फॉर्मेशन जिसके पास उसको इतनी नॉलेज नहीं है वो उसके लिए मतलब एक सेफ हार्बर तैयार हो गया ना कि वो बच जाएगा उस केस में। इन केस ऑफ ड्यू डिलीजेंस, ऑडिट वगैरह जो इन्वेस्टिगेशन नहीं फॉलो की गई तो सेफ हार्बर की प्रोविजन, मतलब ये कि 79 के अंदर हमने बताया था मैंने आपको कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। उसके बाद श्रेया घोषाल के अंदर, और सॉरी श्रेया सिंघाल के अंदर क्या है, उसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि भाई कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट या कोर्ट वगैरह बोलेगा तभी हटानी है। तो यहाँ पे इसको एक सेफ हार्बर मिल गया कि हाँ ठीक है, कंडीशन दे दी कि इस कंडीशन के अंदर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंसेप्ट है सेफ हार्बर का। लेकिन अगर जो तूने इन्वेस्टिगेशन वो प्रॉपर नहीं फॉलो की तो फिर वो सेफ हार्बर की प्रोविजन तुझे नहीं लगेगी। उसके बाद सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर है ना, इंटरमीडिएट शैल रिमूव द डिसेबल इंफॉर्मेशन 24 आवर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। जो भी सेक्सुअल एक्ट वगैरह है ना, ऐसी इंफॉर्मेशन है, मॉफ्ड वीडियोस जहाँ इमेजेस हैं वो सारी उसको खत्म करनी पड़ेगी। इससे जो
सेफ्टी होती है ना, कि बहुत सारी वुमन की ऐसे मॉफ्ट इमेजेस बनाई जाती हैं जिसके वो बदनामी होती है बाद में। सच आ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय इंडिविजुअल भी फाइल कर सकता है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कोई भी अगर मान लो रिपोर्ट लेके गया तो उसका जो भी इशू है उसको रिड्रेस करना पड़ेगा आपको। देन आगे चलते हैं, कैटेगरी ऑफ सोशल मीडिया। अब इसके अंदर कैटेगरी बना दी कि एक है सिग्निफिकेंट, जो बड़े बड़े हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के अकाउंट्स जिसके अंदर बहुत सारे सब्सक्राइबर और यूजर हैं, ठीक है, वो हो गए। और एक सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जो छोटे हैं, ठीक है जी। तो एडिशनल थोड़ी सी और इनके लिए लाई गई हैं जो बड़े बड़े सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया यूजर हैं, ठीक है। एक तो अपॉइंटमेंट, इनको क्या क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एम्प्लॉय करने पड़ेगा, जो ये आपने याद रखना है रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। नोडल कंटेक्ट ऑफिसर 24/7 जो कोऑर्डिनेशन करेगा। रेजिडेंशियल ग्रीवेंस ऑफिसर जो ग्रीवेंसेस वगैरह रिजॉल्व करेगा, ठीक है। ये तीनों रेजिडेंट इन इंडिया होंगे, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द ओरिजिनेटर, जो कंटेंट का ओरिजिन किसने किया था उसको आइडेंटिफाई करना। लेकिन ये सबसे ज्यादा किस केस में होगा, किस में आइडेंटिफाई करेंगे, ओनली इन केस ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और फ्रेंडली रिलेशन, जो मतलब बहुत बड़ा इंडिया की सिक्योरिटी को ही खतरा कर दे ऐसा मैसेज है, उसके लिए हमने ओरिजिनेटर कहां से किया, तो उसके लिए हमने वहां पे उसको ट्रेस करना पड़ेगा। इसका सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई देखो मैंने बताया आपको जो भी मैसेज है एनक्रिप्टेड है, ठीक है जी। अब आप उसको डिक्रिप्ट करोगे, आप उसको खोलोगे, तो यहाँ पे जो प्राइवेसी है वो खत्म हो रही है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल की प्राइवेसी खत्म हो रही है, तो फिर हमारा जो एक सर्वेलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं दोस्तों, एडिशनल ड्यू और क्या क्या है, कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है, ये भी है एक सिंपल सी, एक इसके अंदर कुछ है नहीं। देन डिजिटल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जल्दी से देख लेते हैं, कोड ऑफ एथिक्स आ गया। अब देखो आप जब भी मूवी देखने जाते हो, यूनिवर्सल अडल्ट ऐसे करके उसकी रेटिंग होती है, उसके हिसाब से आप जाते हो कि फैमिली के साथ जाना है, दोस्तों के साथ जाना है। तो यहाँ पे इसको क्या बोला गया, नेटफ्लिक्स वगैरह अमेजोन जैसे है ना, इनको बोला गया कि आपने जो भी कंटेंट है उसको 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है। यूनिवर्सल 7+, 13+, 16+ अडल्ट। पेरेंटल लॉक होगा कहाँ पे, यूनिवर्सल अडल्ट अगर 13+ है और हायर है, वहां पे पेरेंटल लॉक वगैरह का इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, न्यूज पब्लिशर, जैसे मान लो पेरेंटल लॉक के अंदर भी ऐसा भी हो सकता है कि छोटे बच्चे हैं, है ना, ऐसा कंटेंट देख लेते हैं, तो उनके लिए अलग से वो जो अभी जो आया नहीं है ये कुछ भी, तो अभी प्रोविजन के कुछ ना कुछ करके आप उसको लाओगे तो वो देखते हैं क्या आता है उसमें। न्यूज पब्लिशर है, न्यूज पब्लिशर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है जी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड केबल टेलीविजन नेटवर्क, ठीक है, ये इसके अंदर जो हम एक किसी भी लेक्चर के अंदर करेंगे कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, एनबीएस है, जो भी अपना न्यूज़ चैनल टीवी के ऊपर आते हैं उसको कंट्रोल और उनकी रेगुलेशन, ठीक है, वो सारा हम एक अलग से जो जर्नलिज्म के ऊपर जो भी क्या क्या चल रहा है, तो वो प्रेस फ्रीडम के ऊपर वो सारा एक अलग से हम एक टॉपिक तैयार करेंगे। तो क्योंकि वो एक ऐसे के अंदर भी आ सकता है, तो उसके अंदर इसके अंदर अभी इसको इन्वॉल्व इसीलिए नहीं मैंने किया है, ठीक है जी। 3 लेवल ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम, इसके अंदर भी है। लेवल 1 के ऊपर सेल्फ रेगुलेशन होगा, जिसके अंदर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑफिसर होगा, वही चीजें हैं, ठीक है, तो वो डिसीजन लेगा 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है जी, जो भी उसका आएगा। देन लेवल 2 के ऊपर एक और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी। अब यहाँ पे आपको प्री के लिए याद क्या करना है, हेडेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन, ठीक है जी। एमिनेंट पर्सन जो काफी जो डिस्टिंक्शन होती है किसी चीज के अंदर, ठीक है, और वो रजिस्टर किसके अंदर होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है जी। बाद में वही है 15 दिन की लिमिट वाला वो रखा हुआ है। आगे चलते हैं लेवल 3 के ऊपर। अब देखो पहले लेवल 1 और लेवल 2 के ऊपर वो अपने लेवल के ऊपर जो भी उसने देख लिया सारा सिस्टम, अब मिनिस्ट्री की बारी आ गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब अल्टीमेटली ये एक मिनिस्ट्री के अंदर जा रहा है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है जी। फिर डिस्प्ले रेटिंग होगी, ठीक है, जो भी कंटेंट है और उसके बाद प्रोग्राम है उसकी रेटिंग वगैरह का सिस्टम भी लाएंगे। तो ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम ये वगैरह ये आपके प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट जनरल बन जाते हैं। अब इश्यूज देख लें, ट्रेसेबिलिटी एंड ब्रेकिंग इनक्रिप्शन, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप क्या करोगे, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, अब उसको क्या कर रहे हो आप, डिक्रिप्ट कर रहे हो, है ना, तो उसको ब्रेक कर रहे हो, तो जब आप ट्रेस करोगे तो वहां पे क्या होगा, जो पर्सनल डेटा है वो लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा। एक श्री कृष्णा कमेटी बनी थी जो डेटा प्रोटेक्शन की है, ठीक है जी,
उसके ऊपर है ये आपको कमेटी का नाम भी याद रखना है किससे रिलेटेड है। तो उसने भी बोला था कि भाई जितना आप इनक्रिप्शन को और सॉलिड करो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जो बहुत ही हाई सिस्टम है जैसे अपना एप्पल का, तो वहां पे यहाँ पे भी इन्होंने क्या बोला कि इनक्रिप्शन जितना सॉलिड होगी उतनी ही जो प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन है पर्सन की उतनी ही प्रोटेक्टेड रहेगी। तो इसने भी बोला था डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑटोमेट सेंसरशिप, मतलब ये अब यहाँ पे ये भी बोला गया कि सोशल मीडिया जो भी इंटरमीडिएटरी हैं उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड मेजरिंग इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड टूल, मतलब उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करनी है। जैसे मान लो एक एग्जांपल है फोटो डीएनए, ठीक है जी। अब मान लो इसके अंदर होता गया ये एक इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। अब ये अगर हम गवर्नमेंट ने बोल दिया या किसी भी एजेंसी ने बोल दिया कि इसको इंटरनेट से हटा दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मान लो सेम इन्फॉर्मेशन दोबारा आई उसको भी हटा देगी। तो वो एक फोटो का डीएनए, जैसे ह्यूमन बीइंग का एक यूनिक डीएनए होता है, तो फोटो के डीएनए को कैप्चर करती है, ठीक है जी। तो ये बेनिफिशियल भी है, बहुत सारे जो सेक्सुअल कंटेंट और जो है ना रेप की वीडियो या कुछ ऐसा इंटरनेट के ऊपर जब आता है तो उसको कर्ब करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई बार क्या करती है कि जो कंटेंट इतना होता भी नहीं है ऐसा, उसको भी साथ में, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न करती है सोशल मीडिया से ही, तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इंडिपेंडेंट जो चीज है वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन को कई बार उठा लेती है जो उसके अंदर नहीं भी आती, तो ये इश्यू रहेगा। दूसरा, अब देखो ह्यूमन बीइंग के राइट, हमारा राइट है ना, हम कुछ बोल रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, उसके ऊपर कौन देख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एक अलग से वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर आ गया, ठीक है जी। मॉनिटर द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम डोमिनेंस और इसके अंदर, और इसकी अभी इतनी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, और इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी है भी नहीं, ठीक है। ओटीटी के लिए क्या है कि प्रोड्यूसर ऑफ द ओरिजिनल हाई क्वालिटी वीडियो एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इसका क्रिटिसिज्म देखो ये है, ओटीटी के ऊपर आप पता हो कितनी वीडियो जा रही है ना, कितना कंटेंट जा रहा है, तो इंडिया एक वर्ल्ड के लिए बहुत सारा कंटेंट जनरेट कर रहा है जिसका बहुत ज़्यादा आप देखो कितनों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई है। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो बहुत हाई है, यहाँ पे इसको क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इसको कहाँ से मिल रही है, डिजिटल मीडिया से। तो ये अपन इसके पास अभी देखो क्या है, लिबर्टी है कंटेंट जनरेट करने की, लेकिन अगर जब ये रेगुलेशन आ जाएंगे तो वो लिबर्टी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म अपने आप भी डरेंगे कि दूसरे की इन्फॉर्मेशन को उसके ऊपर लाना, क्योंकि उनको पता है कि हम भी केस में बाद में डिफिकल्ट हो जाता है, तो यहाँ पे लिबर्टी को कर्ब कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इंडिया के लिए, ठीक है जी। इम्पैक्ट ऑन सिटीजन्स, डिजिटल राइट, इकोनॉमिक हार्म, है ना, तो अल्टीमेटली अगर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो बहुत सारा जो उसका जो इकोनॉमिक लॉस भी होगा, तो ये आपने इकोनॉमिक एंगल के ऊपर भी देख सकते हो। देन डिजिटल न्यूज मीडिया, अब देखो ये गाइडलाइन आ गई, गाइडलाइन के ऊपर क्या इसकी जो लीगल बैकिंग है, लीगल बैकिंग नहीं है ना, तो ये है लेजिस्लेटिव बैकिंग, रेगुलेट सोशल मीडिया न्यूज मीडिया, उसके ऊपर भी नहीं है। देन इसके अंदर एक और है पब्लिशर ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर कंटेंट, इसकी डेफिनेशन दी गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर मान लो कोई ई रेप्लिका की बात करते हैं, मान लो कोई इंटरनेट के ऊपर कंटेंट है, उसका किसी ने न्यूज़पेपर बना दिया, फिजिकल फॉर्म में आ गया, तो वो इसके अंदर आता नहीं है, ठीक है। अब ये कौन बनाता है सॉरी, जो बड़े बड़े न्यूज, ठीक है, न्यूज जितने भी ऑफिसेज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, तो बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं वो तो ये काम करते हैं, लेकिन जो छोटे हैं, स्मॉल हैं, जो, ठीक है, स्मॉल जो मीडिया हाउसेज हैं उनके पास तो इतना पैसा नहीं है भाई उसको बाद में न्यूज़पेपर के अंदर कन्वर्ट कर दें, ये मतलब मैगजीन के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे इनका काम क्या है, जो स्मॉल, आपने देखो कितने न्यूज़ लॉन्ड्री वगैरह कितने हैं अभी यूट्यूब के ऊपर चल रहे जो स्मॉल मीडिया हाउसेज है, ठीक है जी। तो वो मीडिया हाउसेज तो ऐसा तो नहीं है उसकी फिजिकल कॉपी वगैरह भी कुछ निकाल दी, इतने पैसे नहीं है, तो उनके लिए वो तो पूरे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये जो फिजिकल कॉपी आ रही है ये तो है नहीं उसके अंदर, तो बड़ों को बेनिफिट होगा क्योंकि वो निकाल रहे हैं, छोटे तो निकाल नहीं रहे। तो अगेन ये डिस्क्रिमिनेशन है,
ठीक है जी। डेफिनेशन एक्सक्लूड ई रेप्लिका ऑफ न्यूज़पेपर, है ना, फ्रॉम इट्स एम्बिट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। स्मॉलर एंड इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस ऑन द अदर हैंड मे नॉट हैव लग्जरी टू डू सो, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये काम कर सकें। आगे चलते हैं, पॉजिटिव साइड भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने देना यूपीएससी एग्जाम, हम कोई दूसरे नहीं है कि हमने भाई इसको क्रिटिसाइज ही करना है। तो आपको एक जनरल अप्रोच रखनी है, कभी भी किसी साइड के ऊपर ज्यादा नहीं जाना, तो एक न्यूट्रल अप्रोच लेके देखो बस। बैलेंस्ड अप्रोच है, क्लियरली डिजाइन, देखो आप अभी जितना हमने किया वहां पे राइट्स भी दिए गए हैं, है ना, तो यहाँ पे वहां पे ये भी बोला गया अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो चाहिए नहीं थी कर्व करनी वो भी होगी तो उसको बाद में रिवाइव किया जाए, ठीक है जी। तो क्लियरली डिजाइंड है, बैलेंस है, मैनी प्रायोरिटीज, है ना। अब देखो ये सारा है, वैल्यू जनरेशन है। वैल्यू जनरेशन कैसे, अब आपको पता है जितना भी हार्मफुल कंटेंट है, जो सेक्सुअल कंटेंट या कुछ ऐसा रेप के या कुछ ऐसा कंटेंट है, वो सारा अगर उसके ऊपर से इंटरनेट से जाएगा तो एक वैल्यू जिस कंटेंट की होगी, क्योंकि आप अभी आप देखो यूट्यूब खोल के कितना जो थंबनेल कैसे कैसे बने होते हैं, इसको मार दिया, ये कर दिया, वो दिया, अंदर जाओगे कुछ और ही न्यूज निकलती है। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा इससे व्यू बढ़ते हैं और भी आते हैं लोग। तो यहाँ पे अगर ये कर्व होगा तो एक वैल्यू कंटेंट जो बनाएगा वही चलेगा, तो वैल्यू जनरेशन होगी। और इससे देखो अगर आप एथिक्स पेपर के अंदर, पेपर 4 के अंदर जाओगे तो वहां पे भी है कि वैल्यू सिस्टम कैसे डेवलप करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर उसके अंदर हम एक पढ़ते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर अनोनिमिटी है, इंटरनेट के ऊपर आप जाओ अनोनिमिटी है, आप कोई वीडियो देख रहे हो नीचे कमेंट डाल रहे हो, कोई भी कुछ भी बोल रहा है किसी और नाम से, है ना, और कितने कितने 80-80 साल के लोगों को गालियां दे रहे हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे। तो वहां पे क्योंकि अनोनिमिटी है तो वो रियली बताता है कि वो उस पर्सन के एथिक्स कितने हैं, उसकी वैल्यू सिस्टम क्या है। तो अगर हमारे सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट अच्छा होगा तो वहां से वैल्यू सिस्टम भी इंक्रीज होगा, एम्पावरमेंट होगी, एम्पावर सोशल एंड डिजिटल मीडिया इंटरमीडिएटरी अब उनके पास भी उनको एम्पावर कर रहा है कि आप किस कंटेंट को ये करना है वो करना है, वो सारा उसके अंदर दिया, उसकी एम्पावरमेंट होगी। सेफ्टी एंड डिग्निटी अब वुमेन की सेफ्टी भी होगी, क्योंकि ऐसा कंटेंट अगर मिस इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसा किसी वुमेन को जो बदनाम करने के लिए या कुछ वहां पे डाल रहे हो तो वो भी कर्ब करने की प्रोविजन अब हम क्लियरली देख रहे हैं, ठीक है जी। आर्बिट्रेरीनेस, जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको दे दी थी, ट्विटर ने रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का वो किया, उसके वायलेशन ट्विटर रूल, उसके बाद गवर्नमेंट इंडिया को उसने डिनाई कर दिया कि नहीं ये वायलेट नहीं करता। तो ये सारे इशू हैं, ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव साइड है। कंक्लूजन के अंदर आपने जाना है तो ये कंक्लूजन लिख सकते हो अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो। क्लियरली डिफाइंड पॉलिसी कंसिस्टेंट विद प्रिंसिपल डेमोक्रेसी लीडिंग लीडरशिप, और ये सारा मैंने वही जो ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है जी। तो दोस्तों आज यहीं पे इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये आज पहला लेक्चर था तो थोड़ा मैंने आपको डिटेल के अंदर बताने की कोशिश की। ऐसे हमने 150 प्रिपेयर करने हैं बस, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सिर्फ एग्जाम में बैठना है, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।